इस क्लास में संचार माध्यम अवधारणा स्वरूप और सिद्धांत की तीसरी और चौथी इकाई पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जो संचार और जनसंचार के जो मॉडल्स हैं उनके संबंध में यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा पक्ष है कि संचार की अवधारणाओं को समझने के लिए जो पश्चिमी जगत में अनेक जो विचारक थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल जो बनाए, उन मॉडल्स को जानना और उन मॉडल्स के द्वारा संचार की अवधारणा को समझना ये बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में जब तक विद्यार्थी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं मॉडल्स जो आपके हैं उन मॉडल्स को एक बार चाह रहा था दिखाऊं, ताकि मैं शेयर करूंगा तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। क्योंकि सबसे पहला ही मॉडल आपका शैनन और वीवर का मॉडल है, जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी पहले भेजा हुआ है। मैं आपको देखिए यहाँ अगर आप एक बार देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, शैनन और वीवर का गणितीय मॉडल है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ एक बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर आप इस मॉडल को समझ सकते हैं। जो ये चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें जो शब्द आपको नहीं दिख रहे, मैं उन शब्दों को साथ साथ बोलता जाऊंगा, जिससे आपको आसानी से उसकी जानकारी मिल जाएगी कि वे शब्द मूल रूप से क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसमें बीच बीच में एक एरो मार्क दिया हुआ है हर जगह पर। उन्हीं के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। पहले समझना होगा शैनन और वीवर के इस गणितीय मॉडल के संबंध में कि वो गणितीय मॉडल है क्या। दरअसल इसको गणितीय मॉडल कहने के पीछे भी एक अवधारणा रही है। उस अवधारणा पर चर्चा करने से पहले मुझे लगता है कि पहले हमें उसके ऐतिहासिक परिदृश्य को समझना बहुत जरूरी है। वो ऐतिहासिक परिदृश्य समझ लेने से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये मॉडल समझे जा सकते हैं। मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो पहले बॉक्स में जो आपको सूचना स्रोत दिखाई दे रहा है, मूल रूप से ऊपर की पंक्ति में संचारक टेलीफोन सिग्नल प्राप्तकर्ता और उसका लक्ष्य यानी उसके मंजिल जो है उसके संबंध में यहाँ चर्चा की गई है। डेस्टिनेशन जिसका अंग्रेजी में कहते हैं, उसके संबंध में यहाँ पर बातचीत हो रही है। और बीच में आपको बॉक्स में दिखाई देंगे सूचना स्रोत, सूचना प्रेषक, संचार मार्ग, प्रापक और गंतव्य स्थल। जो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपको इसमें ब्लर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो आप मैं ग्रुप में ऐसे आपको शेयर कर दूंगा, ग्रुप से आप इसको ले लीजिएगा। ऑलरेडी पहले भी मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। और शैनन और वीवर के इस मॉडल के संबंध में एक आंशिक चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि शैनन और वीवर दो अलग अलग व्यक्ति थे। और मूल रूप से शैनन एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जो जो टेलीफोन की कंपनी थी, जिसमें संदेशों की संप्रेषण कैसे किया जाता, तो उसमें बाधक कुछ चीजें बाधक हो रही थी। और शैनन जो कि एक गणितज्ञ थे और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर उनका हस्तक्षेप था, वो उसमें काम किया करते थे। तो वो अचानक दूसरे विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय वो टेलीफोन की लेबोरेटरी में मतलब कुछ इस तरह के काम कर रहे थे कि कुछ क्रिप्टोग्राफी जिसे कोडिंग प्रक्रिया कहते हैं कि उसको देते थे, ताकि संदेशों को आसानी से हम गोपनीय तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे कर सकते हैं। तो पहली बार उन्होंने शैनन ने 1948 में टेलीफोन की संचार प्रक्रिया के संबंध में लोगों के सामने एक अपना मत रखा था। और वही मत बाद में 1949 में अमेरिका में एक, क्योंकि शैनन ने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को 1949 में वीवर ने पढ़ा, जो अमेरिका में एक वैज्ञानिक शोध करने वाले व्यक्ति थे। और उन्होंने उसको देखा और उसके बाद उन्होंने उसको एक प्रारूप में, एक ड्राफ्ट मॉडल में तैयार किया। जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है इधर से वीवर ने बाद में बनाया। विचार शैनन के ही रहे, लेकिन वीवर ने उसको एक रूप दिया और संचार का एक प्रारूप लोगों के सामने तैयार होकर आया। तो इस तरह से ये मॉडल जो बना, उस मॉडल के पीछे के भावभूमि को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी बिंदु को जाने बिना, उनके जो तत्व हैं उनको जाने बिना उसके संबंध में बहुत अधिक विचार के करना आसान नहीं होता।
तो आप देखेंगे कि इन्होंने शैनन वीवर ने जो अपने गणितीय मॉडल, जो कि कैलकुलेटिव मॉडल था इसलिए इसमें गणितीय मॉडल कहा गया, इसमें 6 बिंदुओं पर बातचीत की है। और इन 6 बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप देखेंगे जो तीसरा बॉक्स है उसके नीचे जहाँ पर ये नॉइज लिखा है, शोर स्रोत मतलब नॉइज सोर्स लिखा है, ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जिस पर शैनन और वीवर से पहले अभी तक किसी ने बातचीत नहीं की थी, और वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इसलिए बातचीत करना इससे जरूरी दिखा। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में ही एक बात इसमें समझाई भी थी कि कैसे इस मॉडल में सूचनाओं को आसानी से संप्रेषित किया जा सकता है। तो ये सब चीजों के अपने अपने स्रोत होते हैं, और स्रोत से ही हम अ, बिंदुओं को, विभिन्न बिंदुओं को आसानी से समझ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि वास्तव में कोई भी मॉडल जब बन रहा है उसके पीछे का आधार क्या है, उसके पीछे की व्यवस्था क्या है। तो शैनन और वीवर का ये मॉडल जो बिल्कुल सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको लाइनियर मॉडल या एक रेखीय मॉडल भी कहते हैं। जब अभी इसके बारे में जब इकाई 3 के दूसरे बिंदु में जब बदलाव के बाद आप लीनियर इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजेक्शन मॉडल पे चर्चा करेंगे, तो वो वही मॉडल है, यानी कि लीनियर मॉडल, यानी कि लाइनियर मॉडल जो जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो ये मॉडल फिर से आपके सामने आएगा। इसमें क्या है कि संचार की जो शुरुआत है वो एक सूचना के स्रोत के द्वारा होती है, जो संदेश की रचना करता है। आप देखेंगे पहले ही बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा सूचना का एक स्रोत है जो एक संदेश का निर्माण करता है। बीच में एरो मार्क में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो एक संदेश का निर्माण करता है। और एक ट्रांसमीटर, वो ट्रांसमीटर किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो जो ट्रांसमीटर है, सूचना का प्रेषक है मूल रूप से, अ, वो क्योंकि टेलीफोन के संबंध में था, तो यहाँ पर टेलीफोन स्पीकर की बात उसने अंतर्गत की है, उसके द्वारा वो उसको भेजता है सूचनाओं को। और जो ट्रांसमीटर के थ्रू जब हम किसी उसको संदेश को भेजते हैं, तो वो सिग्नल में परिवर्तित, यानी संकेत के रूप में परिवर्तित, वो उसमें कोई शब्द या भाषा नहीं होती, वो सिग्नल्स होते हैं। जो सिग्नल्स मूल रूप से शब्दों को निर्मित करते हैं। जो बीच में आपको दूसरा एरो मार्क दिखाई दे रहा है जहाँ सिग्नल लिखा हुआ है, सिग्नल का मतलब ही यहाँ पर संकेत है कि उसके रूप में उसको परिवर्तित कर देता है। और इसके अलावा जो बीच में आप देखते हैं कि उसमें एक माध्यम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेलीफोन होगा तो उसकी तार होगी। ये पहले के समय में तार के माध्यम से ही उसके संरचना, इसे संचार मार्ग भी कहकर चलते हैं। यानी वो जो संचार मार्ग है, जो सिग्नल वो पकड़ता है और उसे आगे भेजता है, जिसको बाद में एक रिसीवर, यानी टेलीफोन का रिसीवर भी एक अलग होता है। वही चीज जो दूसरा व्यक्ति है टेलीफोन जिसके पास है, वो उसको रिसीव करता है, उसका अपना टेलीफोन में वो संदेश सिग्नल तार के थ्रू पहुंचते हैं। आजकल तो तार की आवश्यकता नहीं है, तो बिना तार के वो संदेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, तो मूल रूप से वो संदेश एक तरह से वहां उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। पर रिसीवर संकेत को अपने पास ग्रहण कर लेता है, और उसे, क्योंकि अभी वो सिग्नल मोड में है, तो उसको बाद में वो संदेश के रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि जो उसके बाद लास्ट बॉक्स से पहले आप देखेंगे वो मैसेज जो लिखा है, वो संदेश में से, यानी कि वो एक तरह से वो डी कोड कर रहा है। जो पहले हमने अभी कक्षा में इस बात को समझा था कि एनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया क्या है, तो एनकोडिंग और डिकोडिंग की प्रक्रिया यही है। आप किसी भी रूप में संदेशों को एनकोड कर सकते हैं। जब आप किसी ट्रांसमीटर के थ्रू संकेतों को भेजते हैं, संदेशों को भेजते हैं, तो वो सिग्नल के रूप में परिवर्तित होते हैं, और वही सिग्नल जब दूसरे व्यक्ति को मिलता है, उसको वो डी कोड करके फिर से संदेश के रूप में उसे ग्रहण कर लेता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है, जिसे यहाँ पर डेस्टिनेशन कहा गया है, जिसे प्रापक भी कह सकते हैं और गंतव्य स्थल भी कह सकते हैं, यानी कि गंतव्य तक वो पहुंच जाता है। लेकिन इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है, जो तीसरे बॉक्स के बिल्कुल ठीक नीचे आप देखेंगे, जहाँ शोर के संबंध में चर्चा की गई है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इससे पहले इसकी प्रक्रिया के संबंध में बहुत अधिक विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन वो विस्तार से चर्चा में शोर कहीं शामिल नहीं होता या बाधा कहीं शामिल। यहाँ स्पष्ट कर दें, क्योंकि टेलीफोन के संबंध में या ट्रांसमीटर के थ्रू जो सिग्नल जाते हैं उसके संबंध में यहाँ चर्चा होती है, तो स्वाभाविक है टेलीफोन में सिग्नल बाधित जब होते हैं तो एक शोर सुनाई देता है। अ, कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा पुराने समय में, अभी भी लैंडलाइन फोन जब लोगों के घर में है, उनके घर में कई बार तेज हवा या तेज आंधी की वजह से शोर आता है, डिस्टर्ब हो जाए, तार हिली तो समझिए वो डिस्टर्ब हो जाता है।
मूल रूप से वो संदर्भ उसी से ही शैनन ने लिया था, क्योंकि वो एक मैथमेटिशियंस भी थे और साथ ही साथ में इंजीनियर भी थे। तो इलेक्ट्रॉनिकी के संबंध में इनका जो ज्ञान था उसी को उन्होंने एक कैलकुलेटिव माइंड से समझा और उसे एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। वास्तव में वो सूत्र जो है मॉडल के रूप में बाद में वीवर ने उसे बनाया, लेकिन एक उस सूत्र को बनाने के पीछे उद्देश्य जो शैनन का था वो समझाने का था कि हर चीज संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचती है तो उसमें कई बार किसी न किसी रूप में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ जो बाधा है, शोर को नॉइज कहने की, मतलब नॉइज को शोर कहने की जगह एक तरह से उसको बाधा कहा जाए तो अर्थ का विस्तार बड़ी आसानी से हम स्वीकार करते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये संदर्भ भले ही टेलीफोन का था, लेकिन संचार की प्रक्रिया में जब नॉइज के संबंध में या शोर के संबंध में बाद में चर्चा होना आरंभ हुई तो ये सभी संचार के मॉडल्स पे लागू कर दिया गया। यानी वो रेडियो पे भी, टेलीविजन पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी और न्यू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आज को हम स्वीकार करते चलते हैं। तो हर संदर्भ में शोर की अपनी एक भूमिका होती है, और शोर की इस भूमिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वो उद्देश्य होता है कि संदेश जब किसी रूप में बाधित होता है, किसी के पास पहुंचने से बाधित होता है, तो स्वाभाविक है या तो वो संदेश पूरा व्यक्ति नहीं पढ़ पाता ना, या सुन नहीं पाता, या फिर संदेश उस तक पहुंचता तो है लेकिन वो उचित माध्यम से उस तक पहुंच नहीं पाता, और उससे पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति जो वास्तव में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। यहाँ वही संदर्भ मूल रूप से शैनन ने अपने यहाँ उठाया था। हम जानते हैं जब अंतर वैयक्तिक संचार में जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि पीछे से किसी ने आके अचानक आपको आवाज लगा दी, या किसी जो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं अचानक आवाज लगा दी, आपका ध्यान बढ़ जाता है। ध्यान बंटने का मतलब भी शोर है, क्योंकि आप उस बाधा से वो संदेश पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते जो वास्तव में दूसरी तरफ टेलीफोन पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको देने की कोशिश कर रहा है। यानी संदेश लेना और देना दोनों में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे टेलीफोन अगर आप बात कर रहे हैं और फोन पे आपको लग रहा है सामने वाले की आवाज सुनाई नहीं दे रही, आप बार बार हेलो 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 कर रहे हैं, सामने वाले को आवाज सुनाई दे रही, लेकिन आपकी आवाज आपको लगता है कि वो पहुंच नहीं पा रही, तो उसके पीछे कोई ना कोई तकनीकी जो कारण होता है वो वास्तव में बाधा ही कही जाती है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष एक और है, कि जो शोर है उसका सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है खासतौर पर प्रिंट या रेडियो या टेलीविजन में, वो है भाषा संबंधी दिक्कत। मैं देखता हूँ आपको इसके बारे में एक प्रारूप अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको एक प्रारूप दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा वो प्रारूप मूल उसे क्या है। वो दिख नहीं रहा मॉडल में दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अ, चलिए वो दिख नहीं रहा, लेकिन मैं एक फाइल अगर होती तो मैं आपको शेयर कर देता। फाइल नहीं है। चलिए मैं फिर आपको वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें मूल रूप से शोर को या नॉइज को या इसको बाधा को तीन रूपों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, और उन तीन रूपों को अभिव्यक्त करते हुए शैनन ने एक बात महत्वपूर्ण कही, वो था कि मनुष्य जो संदेश भेज रहा होता है और जो संदेश ग्रहण कर रहा होता है, दोनों का अपना अपना अलग अनुभव संसार होता है, जिसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वो कहते हैं। अलग अलग अपना अगर संसार होगा अनुभव का, तो वो उसी अनुभव के आधार पर अर्थ का ग्रहण कर पाते हैं, अर्थ को ग्रहण करवाने में समर्थ हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर दो व्यक्तियों की भाषा एक जैसी भी है तो कई बार उसमें भी बाधा ये आती है कि उस तरह की क्षेत्रीय शब्दावली से सामने वाला व्यक्ति परिचित है। मेरा अपना एक अलग अनुभव संसार है आप लोगों के साथ, जब मैं कक्षा जब ले रहा हूँ तो आपके और मेरे अनुभव संसार में बहुत अधिक फर्क है। मेरा अनुभव संसार साहित्य के गहन अध्ययन से निकला हुआ है। आपका अभी वो अध्ययन की प्रविधि आरंभ हुई है, यानी कि आप अभी बहुत जिसे कहते हैं मास्टर की डिग्री ले रहे हैं, तो अभी आप मास्टर की डिग्री आपने नहीं ली है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपना अध्ययन बढ़ाएंगे, आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है उस समय, लेकिन बिना डिग्री के भी जब आप अपना अध्ययन निरंतर करते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका जो अब अनुभव संसार है वो बहुत बढ़ जाता है, और आप साहित्य की विविध रचनाओं, साहित्य के विविध शब्दों से परिचित होते हैं। जब आप ऐसे शब्दों से परिचित हो जाते हैं, ऐसी वाक्यावली से परिचित हो जाते हैं, खास तौर पे पारिभाषिक शब्द
जिनके बारे में सामान्य व्यक्ति कोई नहीं जानता, तो आप उस तरह की शब्दावली से परिचित हैं और अपने अनुभव संसार का कई बार जो आप प्रयोग कर रहे होते हैं अपने वाक्यावली अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो आपके अनुभव संसार से वे शब्द भी निकल कर लोगों तक पहुंचते हैं। और जब आपके दूसरे मित्रों तक, यानी जो श्रोता या गंतव्य स्थल है, डेस्टिनेशन, उसको ग्रहण कर रहा है, उसका अनुभव संसार वैसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो बात आप कहते हैं, सामने वाला व्यक्ति शायद उससे परिचित नहीं होता। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जैसे जयशंकर प्रसाद हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं, निराला है, ये सब अपने अपने कालखंड के अंतर्गत अलग अलग काल युग में इनकी अपनी एक रचनाओं की पहचान रही है। निराला को हम छायावादी कवि मानते हैं, लेकिन केवल वो छायावादी कवि नहीं है। छायावाद में उन्होंने जो रचनाएं लिखी है, उन रचनाओं के अतिरिक्त छायावाद के बाद की रचनाओं में भी उनका जो अनुभव संसार है, वो एक विस्तृत अनुभव को अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाते हैं। इसलिए हम उन्हें प्रगतिशील चेतना के रचनाकार भी मानते हैं। अब दिनकर की कविता में एक और राष्ट्रवादी विचारणा आती है, दूसरी ओर प्रगतिशील चेतना आती है, और तीसरी ओर नयापन, जो नई कविता का नयापन है, वो भी उभरता हुआ दिखाई देता है। अब इन संदर्भों में किसी से आप चर्चा कर रहे हो सामान्य व्यक्ति से, वो दिनकर को, निराला को, महादेवी वर्मा को जानता होगा, क्योंकि उनके नाम, उनकी पाठ्यक्रम में रचना उसने पढ़ी होगी। लेकिन अगर आप छायावाद के संबंध में या हालावाद के संबंध में या छायावादोत्तर कविता या छायावादोत्तर नाटकों के संबंध में उस व्यक्ति से जब चर्चा करना आरंभ करेंगे, तो उसके लिए वो अनुभव संसार है ही नहीं, क्योंकि एक आंशिक अर्थबोध तक पहुंचना और एक विस्तृत अर्थबोध का ज्ञान रखना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ऐसी स्थिति में शैनन ने तीन तरह की समस्याओं को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि तीन तरह के लोग आपकी जिंदगी में हो सकते हैं। एक संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो है, वो संदेश जब भेजता है तो वो सीधा सीधा संदेश उसे पहुंच जाते हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, तो उसमें एक सपाट रेखा के रूप में आपको दिखाई देगा। दूसरा ऐसा भी होता है, संदेश की एक सपाट रेखा चल रही है और थोड़ी थोड़ी उबड़ खाबड़, अंत में कहीं एक उबड़ खाबड़ स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, यानी कि संदेश तो है, संदेश में कई आंशिक बाधा उत्पन्न होती हुई महसूस होती है। लेकिन तीसरा संदर्भ में कहते हैं कि शुरुआत आपने बातचीत करना शुरू करी, फिर एकदम से उबड़ खाबड़ आया, फिर बातचीत आई, फिर उबड़ खाबड़ आया, यानी डिस्टरबेंस जो है वो बहुत ज्यादा जब आती है, तो वो कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न करती है। इसी इसको उन्होंने सी और ए दो रूपों में व्यक्त किया है। सी को वो संचारक के रूप में देख के चलते हैं और ए को प्रापक के रूप में। वो A1 A2 A3 की बात करें, एक व्यक्ति है जिसको सीधा मिल रहा है संदेश, उसको कोई समस्या उत्पन्न नहीं, क्योंकि शोर है ही नहीं, बाधा है ही नहीं। दूसरा, थोड़ी सी असमानता उसमें हो सकती है, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। और तीसरा है कि उसमें बहुत ज्यादा संचार में बाधा उत्पन्न हो रही है, जो संदेश है वो प्रत्यक्ष रूप से पाठक के सामने या श्रोता के सामने बिल्कुल पहुंच ही नहीं पाता, या पहुंचता भी है तो आंशिक स्तर पे पहुंचता है, जिससे उस संदेश का मूल भावबोध पकड़ पाना कई बार बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी आप भजन मंडली, कई कार्यक्रम चल रहा हो भजन का, और आप अपने मित्र से कोई विशेष बात करना आरंभ कर देते हैं। अभी शुरुआत ही होती है बात करना, इतने में भजन मंडली के बहुत तेज म्यूजिक बजना शुरू होता है, या कहीं डीजे चलने लग जाता है, कहीं आसपास शादी का माहौल होता है। तो संदेश की शुरुआत तो हो गई, लेकिन पूरा संदेश जब वो श्रोता तक नहीं पहुंचता है, पाठक तक नहीं पहुंचता, तो वहां ये समस्या आती है, और वो समस्या उसके लिए बड़ी विकट हो जाती है, क्योंकि अर्थ का मूल भाव यदि पाठक के सामने या श्रोता के सामने नहीं पहुंच पाता, तो संदेश किस रूप में जाएगा इसकी कोई जानकारी हमें होती नहीं है। अगर संदेश का अर्थ उसने कुछ अन्यथा ले लिया या अन्यत्र रूप से उस अर्थ को ग्रहण करके चल दिया, तो वास्तव में वो संदेश पहुंचता है ही नहीं, संदेश सार्थक संदेश तो पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि इस मॉडल के अंतर्गत अंतर व्यक्ति, जो अंतर व्यक्ति संचार, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही होती है वो, और जनसंचार का जो जिसमें विस्तृत जन समुदाय तक अपनी बात पहुंचानी है, उनके संबंध में ये बातचीत हो सकती है। अब जैसे प्रिंट मीडिया में आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति आज पढ़ रहा है किसी एक पुस्तक को, अचानक लाइट चली जाए, तो लाइट चली जाना अपने आप एक बाधा है। क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, अचानक बीच में किसी विद्यार्थी ने खड़े होकर एक सवाल पूछ लिया, और उस जो विद्यार्थी पूछ रहा है उसके बगल में बैठा हुआ जो विद्यार्थी है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि जो उसका मस्तिष्क है वो एकदम से इधर उधर भटक जाता है।
और ऐसी स्थिति में जो टीचर पढ़ा रहा होता है, कई बार वो सुन नहीं पाता पूरी तरह से। और कई बार आपका मित्र या आपकी सहेली बगल में बैठ के अचानक कोई बातचीत करना शुरू कर देते हैं, आपको कुछ दिखाना शुरू कर देते हैं। तो जो संदेश वास्तव में आप तक पहुंच रहा होता है, वो संदेश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाता, और वो स्थिति बड़ी संकट की और बड़ी भयावह स्थिति बन जाती है। तो इसलिए इसके संदर्भ में, शोर के और नॉइज के संदर्भ में बहुत व्यापक तौर पे इसमें चर्चा की जा सकती है कि किन किन रूपों में, कहाँ का, किस परिस्थिति में आपके सामने वो शोर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे। लेकिन समस्या इस मॉडल की एक ही है, ये एक तरफा है, क्योंकि इसमें फीडबैक या प्रतिपुष्टि कहीं भी इस पर चर्चा नहीं की गई। जबकि 1948 और 1949 के पास संचार की प्रक्रियाएं बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और संचार की इन प्रक्रियाओं में बढ़ते हुए कहीं ना कहीं समाज के सम्मुख बहुत विस्तार से इस पर अपेक्षित चर्चा होना भी संभव हो चुका था। तो ये जो मॉडल है मूल रूप से शैनन और वीवर का बना भले ही टेलीफोन के संदर्भ में रहा, लेकिन ये टेलीफोन पर केंद्रित नहीं रहा, क्योंकि वीवर ने जब इस मॉडल के संबंध में जो लेख शैनन ने लिखा था, जब उसे पढ़ा, तो शैनन को लगने लगा कि इस संचार की प्रक्रिया के जो महत्वपूर्ण बिंदु टेलीफोन के संदर्भ में वो उठाकर चल रहे हैं शैनन, लगता है कि इसे एक अलग व्यापक नजरिए से देखा जा सकता है। और अगर एक बार इसे अलग व्यापक नजरिए से देख लिया गया, तो उससे बड़ा आसान, बहुत सहज तरीके से चीजों को समझने की आवश्यकता बन सकती है। तो मूल रूप से ये शैनन और वीवर का मॉडल है, जो आपके सामने अभी मैंने जिसके बारे में विचार व्यक्त किए हैं। अब मैं आपके सामने बर्लो के मॉडल को, जिसको एसएमसीआर मॉडल भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अ, एक बार मैं मॉडल की कॉपी आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको शेयर करके, ताकि आपके सामने वो थोड़ा सहज रहेगा। आप समझ पाएंगे कि वो मॉडल किस रूप में आपको उस प्रक्रिया को, मतलब पढ़ते समय आपके सामने वो प्रक्रिया पूर्ण रूप से जब उभर कर आएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, इस मॉडल को समझकर, देखकर, समझकर आप बड़ी आसानी से उन बिंदुओं की चर्चा सहजता से कर सकते हैं। जो मॉडल मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, उस मॉडल को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एस एम सी आर मॉडल, जिसको सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, इनके थ्रू बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो ये मॉडल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जिसे बर्लो का मॉडल कहते हैं। और बर्नो की इस मॉडल की बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे इस मॉडल को, तो आपको समझ में आएगा कि इस मॉडल की एक विशेषता ये है, इसमें 5 बिंदु जो इस तरफ बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो सोर्स है, यानी कि जो व्यक्ति है या संस्थान है, जो समूह है, और रिसीवर है जो संदेशों को प्राप्त करने वाला है, उसके और उसके बीच में दोनों बिंदु समान है, देखिएगा। यहाँ एक और कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर की बात सोर्स की जा रही है। रिसीवर के अंदर भी वही सारे बिंदु हैं, यानी कि उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर यानी समान रूप से होने चाहिए। इसका तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि जब आप किसी एक संदेश को भेजते हैं, तो वो संदेश को भेजने वाला व्यक्ति एक संदेश को जो भेज रहा होता है, तो ये पांचों बिंदु जितने उस व्यक्ति के भीतर मौजूद होते हैं, उतने ही रिसीवर में भी वही समान रूप से होने चाहिए। यानी कि ये संचार का वो मॉडल है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जिन पर चर्चा किया जाना बहुत अपेक्षित है। यानी संचार का स्रोत, जो प्रापक है, उस तक पहुंचने के लिए जो मॉडल तैयार किया गया है, उसके अंदर 5 जो बिंदु हैं, उन पर हम अब बात करने जा रहे हैं। पहली बिंदु जिसे कम्युनिकेशन स्किल है, जिसे हिंदी में आप संचार की क्षमताएं कहकर चलते हैं। दरअसल देखिए, संचार की क्षमताओं भी की ओर अगर विचार करें, तो वो एक तरह की कोई है नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमताएं होती है। जैसे आप उसकी एनकोडिंग करते हैं, तो आपको उनको लिखना होता है, बोलना होता है। संचार की अपनी एक क्षमता है, उससे अधिक। तो जो डिकोडिंग कर रहा है, वो पढ़ता और सुनता है, यानी कि एक और एनकोडर जो काम कर रहा है, डिकोडर उस काम को रिवर्स मोड में लेता है। जो लिख रहा है, बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है और पढ़ रहा है,
तो ये दोनों उसकी संचार की क्षमताओं पर केंद्रित होकर चलते हैं। दूसरा इसमें आप देखेंगे कि एक रीजनिंग जिसमें यानी कि तर्कशीलता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना तर्कशीलता के आप संचार की क्षमताओं का आकलन ही नहीं कर सकते। यानी कि किसी एक व्यक्ति में कोई बात किस रूप में कहनी है, मैं अगर अपनी एक बात कह रहा हूँ, अगर वो आपको समझ ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब या तो मेरे समझाने में कमी है या आपके समझने में कमी है। लेकिन मैं यदि एक बात को स्पष्ट रूप से आपके सामने रख रहा हूँ और वो तर्कबद्ध रूप से, यानी कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो एन्कोडिंग और डिकोडिंग बड़ी आसान प्रक्रिया में रहेगी, लेकिन तब रहेगी जब मेरा तर्क पूर्ण रूप से, यानी कि जो सोर्स के तर्क हैं, वो बहुत प्रभावी हों। और क्योंकि क्षमता होना बहुत जरूरी, ध्यान रखिएगा। अगर उसको एक वाक्य विन्यास लिखते समय ही संकट आ रहा है, उसे ये नहीं पता कि किसी वाक्य को लिखा किस तरह से जाता है, तो ये संकट उसके लिए और ज्यादा गहरा जाता है। दूसरा क्या है कि वो जब अपना संदेश भेजना चाहता है, जिस समय भेजना चाहता है, तो उसके पास अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अ, पर्याप्त शब्द भंडार भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका स्किल इम्प्रूव तभी होता है जब आपके पास शब्द की कमियां ना हो। मैं एक बहुत सामान्य सा उदाहरण देता हूँ। जब आप परीक्षा में जाती हैं, कई बार आपने क्या किया, एक प्रश्न ऐसा तैयार कर लिया जो शॉर्ट फॉर्म मतलब फॉर्म में है, यानी टिप्पणी में आपने उसको तैयार किया। अचानक वो प्रश्न आ गया 15 नंबर का या 20 नंबर का। अब आप परेशान ये हो जाते हैं कि मैंने तो तैयार टिप्पणी के लिए किया, ये तो विस्तृत प्रश्न आ गया। अगर आप उसी प्रश्न को विस्तार देना आरंभ करते हैं, तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप उसको विस्तार नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपको शब्द की या तो रिपीटिशन होगी, पुनरावृत्ति उसमें होगी शब्दों की, या आपको लगता है कि शब्दों की कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही है। लेकिन यदि आपने एक विस्तृत पाठ का अध्ययन कर लिया, तो आपके पास शब्द भंडार बहुत बड़ा होता है। और उस शब्द भंडार के विस्तृत शब्द भंडार से को आप संक्षिप्त करना चाहें, उसमें टिप्पणी लिखना चाहें उस बिंदु पर, तो आपके लिए कोई संकट नहीं होता। यानी कि पर्याप्त शब्द भंडार होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, तो शब्दों की सही समझ आपके पास होनी चाहिए, सही उच्चारण आपका होना चाहिए, और सामने वाले व्यक्ति को वो बिल्कुल क्लैरिटी, यानी कि वो पूरी तरह से आसानी से संदेशों को समझ पाने में समर्थ है। दूसरा बिंदु इसमें है एटीट्यूड, जिसे रवैया भी कह सकते हैं, दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना एक अलग एटीट्यूड होता है कि अब देखिए, सामान्य सी बात है कि जो एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है, जो संदेश भेजने वाला है, वो किस तरह का रवैया दूसरे लोगों के साथ अपनाकर चलता है। अगर उसके अंदर एक बॉसी रवैया है, एटीट्यूड है, तो वो बॉसी एटीट्यूड को ही अपनाएगा। लेकिन उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल से देखने की आवश्यकता होती है। यानी कि वो या तो उसका सकारात्मक रवैया होगा, तो वो संचार बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा, उसकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी। लेकिन अगर उसका रवैया बहुत नेगेटिव अप्रोच रखता है, तो वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उदाहरण के रूप में, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में जो टीचर्स आए होंगे, कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बहुत हार्ड होते हैं, कुछ टीचर बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जो हार्ड और सॉफ्ट होते हैं, उनका नज़रिया अपना अलग नज़रिया होता है, वो पढ़ाने का तरीका उनका अपना अलग होता है। तो लेकिन क्या है, वो दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में कोई संदेश भेजने वाला व्यक्ति अपने संदेश को भेजते समय अपने एटीट्यूड को कैसा बना लेता है, उसका प्रभाव किस तरीके से उत्पन्न हो सकता है। तीसरा इसमें है कि नॉलेज, ये देखिए, हम देखिए नॉलेज का अपना एक लेवल हर व्यक्ति का है। अब मुझे अगर किसी एक विषय के संबंध में आपसे बातचीत करनी है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सहज और सबसे ज़्यादा सरल क्या है? वो तो साहित्य है। मैं लेकिन पढ़ा आपको पत्रकारिता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ज्ञान है, वो साहित्य के क्षेत्र में भी और पत्रकारिता के क्षेत्र में, दोनों में समान रूप से है, और दोनों में समान रूप से होने के पीछे के कारण भी है। तो लेकिन जब आप पहली बार साहित्य के विद्यार्थी होने के बावजूद भी आप अपना वैकल्पिक प्रश्न पत्र का चयन कर रहे, तो अचानक आपने पत्रकारिता ले लिया। जब आपके सामने पत्रकारिता की भाषा, उसकी शब्दावली आने लगी, तो एक बार आपको लगा होगा कि इस तरह का विषय किस आधार पर मैंने चयन कर लिया। क्योंकि जब आप किसी एक विषय का चयन करती हैं, तो आपकी एक सोच, जो आपका अपना एक रवैया होता है, वो उसको उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि आपका ज्ञान क्षेत्र बहुत विस्तृत होगा, तो आप अपने ज्ञान क्षेत्र के आधार पर अपनी बात को आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आपका ज्ञान का क्षेत्र बहुत सीमित है, यदि आप
मान लीजिए साहित्य पढ़ाने वाला भी जरूरी नहीं है कि हर विषय में विशेषज्ञ हो। किसी का अधिकार क्षेत्र नाटक पर होता है, किसी का कविता पर होता है, किसी का कथा साहित्य पर होता है, किसी का अन्य किसी एक विधा पर हो सकता है। तो जो लोग जिस जिस क्षेत्र से संबद्ध होता है, उनका ज्ञान का क्षेत्र वहां के लिए अपेक्षाकृत बहुत अधिक विस्तृत अन्य अनुशासनों में नहीं होता। लेकिन एक विद्यार्थी को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में जब अधिक से अधिक शिक्षा अर्जित करनी है, तो उसे अपनी शिक्षा के क्षेत्र के अन्य विषयों के बारे में भी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में चर्चा चल रही थी, कुछ विद्यार्थियों के मन में था कि वो नेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो नेट की तैयारी करते समय आपको किसी एक विषय का ज्ञान तो काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको उस विषय के हर बिंदु, हर एस्पेक्ट को पकड़ने की आवश्यकता होगी। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, भाषा विज्ञान भी है, कथा साहित्य भी है, नाटक भी है, कविता भी है, सब कुछ है। और इतना विस्तृत अगर आपका पाठ्यक्रम वहां उसमें बना हुआ है, तो स्वाभाविक है उस पाठ्यक्रम के अनुरूप आपका ज्ञान का भंडार भी उतना ही होना चाहिए। आपका नॉलेज लेवल अगर नहीं बढ़ता, तो समझ लीजिए फिर आप अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए आपके पास एक आधार नहीं बन पाएगा। संदेश तो भेज सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा आपका ज्ञान होगा, उतना ही ज्यादा प्रभावी तरीके से अपनी बात को कह पाएंगे। इसके बाद चौथा बिंदु आप देखते हैं, सोशियो कल्चर सिस्टम, जिसको कहते हैं सामाजिक परिवेश या सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके ठीक नीचे बिंदु आपको मिल रहा है कल्चर। वो दोनों आपस में संबद्ध हैं, यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक सामाजिक परिवेश होता है, और उस परिवेश से ही वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण करता है। हर समाज में रहने वाले व्यक्ति की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान उस समाज से ही निर्मित होती है। त्योहार जैसे आप भारत में देखते हैं कि एक त्योहार गुजरात में अलग तरीके से मनाया जा रहा है, वही तो पंजाब में अलग तरीके से मनाया जा रहा है, वही नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनके नाम भी भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन त्योहारों के पीछे का जो भाव है वो एक ही होता है। तो वो जो सामाजिक संरचना है, वो हमारी सांस्कृतिक सिस्टम को, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को कितने गहरे तक प्रभावित करती है संचार की प्रक्रिया के दौरान। मैं यदि किसी एक बात को अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो स्वाभाविक तौर पर मेरी संस्कृति से उपजे हुए शब्द, या जिन शब्दों में मेरे सांस्कृतिक अर्थबोध को विस्तृत किया है, वो सहज रूप से मेरी भाषा में या मेरी अभिव्यक्ति में आपको दिखाई देंगे। जैसे आप जानते हैं, बहुत सारी अलग अलग सामाजिक श्रेणियां भारतीय समाज में मौजूद है, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं समाज में मौजूद हैं। तो सबका तरीका भी भिन्न होता है, बोलने का तरीका भिन्न होता है, उसको कहने या अभिव्यक्त करने का तरीका बिल्कुल भिन्न होता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसमें देखेंगे मॉडल में दूसरे संदर्भ में जो बातचीत आ रही है, वो है मैसेज को लेकर। आप देखेंगे मैसेज में भी 5 बिंदुओं की ओर को रेखांकित किया गया है। पहला है एलिमेंट्स, यानी जो विषय वस्तु है उसके जो तत्व हैं। और दूसरा है कंटेंट, जो आपके बिल्कुल ठीक नीचे है, लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो है कंटेंट, यानी कि विषय सामग्री। तीसरा है ट्रीटमेंट, यानी कि जो तरीका है उसका, उसको प्रस्तुतिकरण कैसे किया जा सके। चौथा उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसका रचना निर्माण कैसे हो सके। और पांचवा जो है वो कोड है, यानी कि संकेत के रूप में। मैसेज को जब आप सोर्स के कम्युनिकेशन स्किल को, उसके एटीट्यूड को, उसके नॉलेज को, उसके सोशल सिस्टम और उसके कल्चर सिस्टम को के आधार पर किसी एक सूचना को प्राप्त करते हैं, तो जितनी चीजें जितनी अधिक प्रभावी तरीके से आएंगी, यानी कि जितने ज्यादा एलिमेंट उसमें होंगे, उतना ही वो कंटेंट बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। आपके सामने एक विषय वस्तु उभर कर आ रही है, और उस विषय वस्तु को आपको सिर्फ तरीके से उसको प्रस्तुतिकरण भी कैसा होना चाहिए जिससे आसानी से समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए हम क्लास में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो सामान्य तौर पे इंटरैक्टिव मेथड वहाँ ज्यादा चलता है, स्कूलों में खास तौर पे, और कॉलेज में लेक्चर मेथड ज्यादा चलता है। लेकिन कई बार हम कॉलेज की प्रविधियों में, शिक्षण की प्रविधियों में लेक्चर मेथड को भी अपनाते हैं, और लेक्चर मेथड के साथ साथ उसको भी अपनाते हैं, इंटरेक्टिव मेथड को, यानी कि अंतर संवाद की स्थिति जब आती है, तो हम आसानी से अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाते हैं। अब अभिव्यक्ति करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो संदेश है वो पहुंचे कैसे, क्योंकि संदेश पहुंचना ही महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ले, हर व्यक्ति की अगर बात करके चले, उसके जो उसमें जो संकेत दिए जाते हैं, उसके कोड जो बनाई जाती हैं, उसके कंटेंट के संदर्भ में, वो किसी ना किसी
बिंदु पर केंद्रित होते हैं या किसी न किसी एक भाषिक व्यवस्था पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भाषा हम जानते हैं, भाषा अपने आप में कोड है, उसी तरह से संगीत भी अपने आप में कोड है। तो अब कौन-सा अभिव्यक्ति कैसे आ रही है, कोड तो कोई एक हो ही नहीं सकता, उसमें तो अनेक कोड होंगे। अब आपने फ़िल्म देखी होगी, फ़िल्म में अचानक एक दृश्य चल रहा है, काल्पनिक दृश्य, उसके पीछे एक म्यूज़िक चल रहा होता है। अगर वो काल्पनिक दृश्य के पीछे वो म्यूज़िक हटा दें, तो करुणा का प्रभाव कम हो जाता है। अब एक ही संदेश को कई बार जब भेजा जा रहा होता है, तो उसके कोड अलग-अलग हो जाते हैं। क्योंकि मुझे एक बात किस तरीके से कहनी है, दूसरे व्यक्ति को उसको किस प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया बड़ी अलग प्रभावित तरीके होती है। एक ही सामान्य-सी बात को एक व्यक्ति जब सीधे कहता है, तो वो उसमें करुणा नहीं पड़ती है, लेकिन उसी बात को वो काल्पनिक संदर्भों में कहता है, तो वो अपने आप ही वाक्य वही है, विचार वही है, संदेश वही है, उसके बावजूद भी वो संदेश का प्रभाव किस तरीके से समाज के लोगों तक पहुँच सकता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए वो जो कोड है, संकेत है, वो किसी भी संदेश की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम जानते हैं कि कोड ना हो, अगर मतलब भाषा की कूट प्रक्रिया ना हो, तो हम संदेशों को समाज के सम्मुख ला पाने में समर्थ नहीं हो सकते। एक बात को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँचा पाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। लेकिन एक सामूहिक चिंतन के रूप में या सामूहिक यानी जन समुदाय के विशाल जन समुदाय तक किसी एक बात को किस तरीके से पहुँचाया जाता है और वो अगर तरीका या उसके प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया भिन्न प्रकार की होती है और कॉमन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी तरीके से उभर कर आता है। इसीलिए जब हम विचार आपस में बातचीत करते हैं, तो यही कहते हैं ना कि सामान्य तौर पे हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो सहज हो। सहज का मतलब होता है कि जो आसानी से समझ में आ सके। सरल या कठिन भाषा की बात नहीं कर रहा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं लेकिन वो लोगों को आसानी से समझ में आते हैं, तो उन्हें मैं सहज मानता हूँ। और बहुत सामान्य से शब्द हैं जो आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो उन शब्दों से परिचित भी नहीं होते। तो जो जिस रूप में है, जिस शब्दावली से परिचित है, उसी शब्दावली के अनुरूप वो अपने ज़िंदगी के आस-पास के हिस्से से जो शब्द लेता है, वो अगर आसानी से हमें समझ में आ रहे हैं तो हमारे लिए वो सहज है। अन्यथा कई आसान शब्द भी कई बार हमारे लिए सहज नहीं होते क्योंकि उनके अर्थबोध से हम परिचित नहीं हो पाते। तो कोड की व्यवस्था पर पहुँचने से पहले ये ध्यान रखिएगा जो विषय वस्तु होती है उसका अपना एक अलग प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया होती है। फिर वो रचना क्रम कैसे किस रूप में वो रचित किया जा रहा है और किस कोड में उसको बोला जा रहा है। इन सारी चीज़ों का संदर्भ एक चैनल पर निकल कर आता है। चैनल हमारी पंच इंद्रियों पर बना है, ध्यान रखिएगा। पहले में लिखा है सीइंग, फिर हियरिंग, फिर टचिंग, स्मेलिंग और टेस्टिंग। ये पंच इंद्रियों का संदर्भ आपको यहाँ क्लियर है। मतलब सीइंग का मतलब देखना, देखने का संबंध आँख से होता है। हियरिंग मतलब सुनना, सुनने का संबंध कान से होता है। टचिंग मतलब छूना, उसका संबंध हमारे हाथ से होता है। स्मेलिंग का संबंध सूंघना यानी कि हमारे नाक से है और टेस्टिंग का संबंध चखना, जिसका संबंध हमारे जीभ से होता है। जैसे हम इन पंचेंद्रियों से ही हम जानते हैं कि हमारे मूल रूप से 5 जो वो बनी हैं, क्या कहते हैं, आधार बनी हैं। तो वो ये सब चैनल है, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति अपने संदेशों को कैसे भेजता है, उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता हमेशा रही है। ये चौथा चैनल जो है वो इसी को ही लेकर जो तीसरा चैनल जो है इसी को ही लेकर चल रहा है, जो माध्यम अगर आपके पास है, वो कैसे कहा जाता है। कहने का तरीका आपकी पंच इंद्रियों पर ही केंद्रित होता है। आप अपने आस-पास के वातावरण में जिस तरह से ज़िंदगी को जीते हैं, संदेश वहीं से आपके पास आते हैं। संदेशों का बोध भी आपको उसके अर्थ बोध भी वहीं से निकल कर आता है। ये बाहर के संदेश नहीं है। बाहर आप जाएँगे तो हो सकता है कि कई बार आपको कोई चीज़ें समझ में ना आए। मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैं जापान जब हम जापान यात्रा में गए, तो जापान की यात्रा के दौरान हमने महसूस किया कि उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल भिन्न है। हम कुछ चीज़ों में आज बड़े अचंभित भी थे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि वो उस वातावरण में बसे-बसे हैं, उस वातावरण की जो रचाव-बसाव है, उसको बहुत गंभीरता से वो जानते हैं, समझते हैं। अगर आप उस समाज से स्वयं उसी समाज में रहते हैं, उसी समाज में बातचीत करते हैं लोगों से, तो आपका एक अलग आधार बनता है और अगर आप उस समाज में रह नहीं रहे, तो आप ना तो उस समाज की भाषा या उसकी शब्दावली या उसकी लोक संस्कृति से परिचित होंगे। जब आप उन चीज़ों से परिचित नहीं होंगे, तो एक समस्या हमेशा से रहेगी रही कि हम अर्थबोध तक कैसे पहुँच सकें। तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि हम कोई भी संदेश जब किसी समय भेजते हैं, तो भेजते समय उसको भेजने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। हम हम सभी जानते हैं हमारी भाषा कैसी है, हम सभी जानते हैं हमारा
बोलने का तरीका कैसा है। हर व्यक्ति का बोलने का तरीका एक जैसा कभी नहीं होता। अगर एक जैसा तरीका होता तो फिर तो समस्या ही खत्म हो जाती। लेकिन क्या है, हर व्यक्ति एक ही बात को अलग तरीके से कहता है, दूसरा व्यक्ति उसी बात को किसी और तरीके से कहता है। तो अलग अलग तरीकों से जब कोई बात कही जाती है तो स्वाभाविक तौर पर वो पूरा का पूरा एक जो संचार का एक प्रक्रियात्मक रूप है, वो सफल होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। यानी कि शैनन ने जब अपनी किताब द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लिखी थी, आर्टिकल भी अलग से था लेकिन मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के संबंध में जो बात थी, उन्होंने मैथमेटिकल थ्योरी इसलिए लिखा था क्योंकि वो कैलकुलेटिव आधार पर, यानी कि जब हम जानते हैं गणित का सूत्र बड़ा सिंपल सा होता है, वो सूत्र जब चलता है तो उसके एक चरण होता है, उसी चरण से ही आप अपनी एक किसी भी बात को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप उस चरण पे नहीं चलेंगे तो सवाल कभी सॉल्व होगा ही नहीं, आप कितने प्रयास करके देख लीजिए। तो इसीलिए शैनन उसी बात को यहाँ भी कहते हैं। तो उनका संबंध क्या है, उन पंच इंद्रियों पर केंद्रित होता है कि मुझे एक बात पहुंचानी है, मुझे बात पहुंचाने के लिए तरीका क्या होगा, वो तरीका ही यहाँ एक महत्वपूर्ण आधार बनता है। क्योंकि एक ही बात को कहने के पीछे हम किस इंद्रिय का प्रयोग कब और किस रूप में करके चलते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम स्वाभाविक तौर पर उस इंद्रिय का प्रयोग कर पाने में असमर्थ हैं, तो कई बार संचार पूर्ण हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो नेत्रहीन होते हैं, जो चीजों को देख नहीं पाते, वो एक्सप्लेन चीजों को करते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करते समय वो एक्सप्लेनेशन उस तरीके का नहीं हो पाता जैसा एक सामान्य देखने वाला व्यक्ति कर पाता है। लेकिन इसी तरह से वे जो चीजों को स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति उस स्पर्श की महसूस करने की प्रक्रिया उसकी बिल्कुल भिन्न प्रकार की होगी। तो ये अलग अलग बिंदुओं में भी एक चीज सबसे बड़ी जो है वो महत्वपूर्ण है, वो है कि किस रूप में आप उस चैनल का प्रयोग कहाँ और किन संदर्भों में करके चल रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके पास संदर्भ नहीं होगा, आप निश्चित रूप से उस प्रक्रिया को अपना पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। यानी कि उसको अपनाना है तो आपको किसी न किसी में इसी राह पर आना ही होगा। तो ये बर्लो, शैनन और वीवर के बाद एक बर्लो की जो खासियत रही है, वो बर्लो की खासियत इसी आधार पर रही है कि बर्लो उन चीजों को डिफाइन अलग तरीके से करता है। उसका संबंध वो मनुष्य की इंद्रियात्मक प्रक्रिया से जोड़ देता है, यानी कि इंद्रियों के साथ जोड़ देता है। जब आप उसको इंद्रियों के साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि वो मनुष्य के साथ उसका स्वभाव, उसका प्रभाव जो आपस में जुड़ जाएगा। क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूँ वो मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे कहनी है, और मेरा कहने का तरीका, मेरे अभिव्यक्ति का तरीका वो कैसे अलग तरीके से बनकर आ सकता है। तो यही चीज है कि मतलब बर्लो ने भी जब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जब अपनी किताब लिखी थी 1958 में, वो किताब छप कर आई थी, मैंने सोचिए। और उस समय वो बकायदा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में वो काम करते थे, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, उसके कम्युनिकेशन या जनरल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड बनाए गए थे। और उनका मकसद यही था कि वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इस तरीके से बनाएं कि विद्यार्थी ही नहीं बल्कि उस पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हैं वो सारे इससे परिचित हो सके। इसीलिए वो उसको व्यक्ति संदर्भों में ज्यादा देखकर चलते हैं, संस्था के स्थान पर। तो जब व्यक्ति संदर्भों में आप देखेंगे चीजों को तो आप समझ लीजिए, फिर आप पंच इंद्रियों यानी मनुष्य की 5 इंद्रियों के संदर्भ में उसके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अब मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी एक समाज में जब रहता है तो आप जानते हैं कि हर समाज में रहने वाले व्यक्ति का अपना एक अलग दृष्टिकोण, अलग अलग जीवनचर्या होती है। भारत में जो एक माता के साथ, पिता के साथ हमारे जो संबंध होते हैं, वो दुनिया के अन्य देशों में उतने संबंध प्रगाढ़ नहीं होते। घर में आप एक साथ रहते हैं, भाई बहन होते हैं, उनमें कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों में नोक झोंक हो जाती है। तो वो नोक झोंक होना अपने आप में इसका मतलब नहीं कि दुश्मनी हो गई है। इसी तरह से पति पत्नी के बीच में भले ही कितनी नोक झोंक हो जाए, लेकिन उनके बीच का प्रेम हम सभी जानते हैं। तो ये वो सारी चीजें जिनका कोई मतलब इन इमोशंस को हम कोई मूल्य नहीं दे सकते। लेकिन इन सारी चीजों का एक सामाजिक मूल्य हमेशा से समाज में रहा है। समाज चलता ही इन मूल्यों पर केंद्रित है। इसलिए जो सामाजिक मूल्यों वाला जो सोशल सिस्टम है, हमारी जो कल्चर सिस्टम है, वो बहुत प्रभावी होने के कारण संचार की प्रक्रिया में उसका एक आधार बड़ी प्रबलता से बन पाता है। तो उसी दृष्टिकोण को ही यहाँ पर बर्लो भी लेकर चलते हैं। क्योंकि बर्लो का मूल उद्देश्य ही यही है कि हम व्यक्ति जीवन या व्यक्ति संदर्भों से संदेश की प्रक्रिया को देखेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से बने। अब बात इसमें हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पंच इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो एक एक इंद्रिय के संदर्भ में थोड़ा थोड़ा जानकारी दें।
देखिए, आंख का काम क्या है? चीजों को देखने का। हम चीजों को देखते किस नजरिए से हैं? हम टेलीविजन देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो भी हम सब चीज देख रहे हैं, न्यू मीडिया में सब चीजें दिखाई दे रही है। आंख उन्हीं चीजों से चीजों को देखती है जो हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन कई चीजें जो हम देख पा रहे हैं, जो नेत्रहीन व्यक्ति है, भले ही उसको नहीं देख पा रहा, लेकिन जो देख रहा है वो चीजों को आसानी से कैच करता है। एक सूचना आपको जो सीधे सीधे सुना दी जाती है और एक आपको दिखा दी जाती है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। दिखने से आप उसको अनुभव ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरे संदर्भों में अगर बात करें कि जब हम किसी चीज का स्पर्श करते हैं, तो जो स्पर्श की अनुभूति होती है वो शायद कई बार वाक्य से भी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि माँ अपने बच्चे को माथे पे जितना हाथ फैलाती है, वो एक स्पर्श का भाव निकल कर आता है। आप किसी व्यक्ति को गले लगा लेते हैं, किसी व्यक्ति को चूमते हैं, तो वो उसका भाव, वो जो फीलिंग्स आती हैं, मूल रूप से उसी फीलिंग्स को यहाँ अभिव्यक्त करने की कोशिश भी की कि हम कैसे अपनी बात को आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। वो किसके साथ करना चाहे, वो भी हमारे सामने उभर कर आती है, क्योंकि छू लेना अपने आप में बड़ी चीज है। इसी तरह से चीजों की गंध हम अपने नाक से, जिसे घ्राण बिंब कहते हैं अक्सर, हम नाक से उन चीजों को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम ग्रहण करते हैं? कई चीजें आपके आसपास हैं, आपके आसपास अगर भोजन बन रहा है तो भोजन की गंध आपको आती है। आप किसी उपवन में बैठे हैं तो फूलों की गंध आपके पास आती है। किसी एक इत्र की दुकान पर बैठे हैं तो इत्र की गंध आपको आती है, कहीं जलने की आती है, कहीं खट्टेपन से खट्टेपन कह रहा हूँ, जो मतलब अंधकार की या इस तरह की जो चीजें आपको दिख रही होती हैं, वो जिनको आप स्मेल के थ्रू, मतलब कहीं कूड़ेदान के बगल से निकल रहे हो तो पता चल जाता है वो स्मेल क्या है। तो हमें वो चीजें अपने आप हमारे भीतर वो एक संचार करती हैं। हमें पता है कि वो बगीचा है, लेकिन उस बगीचे में खुशबू क्या है वो हम महसूस कर सकते हैं, उसे अभिव्यक्त कई बार नहीं कर पाते। तो अभिव्यक्ति न कर पाने का कारण क्या है? क्योंकि वो कुछ चीजें अनुभव पर केंद्रित होती हैं। तो जो चीज आप अनुभव पर केंद्रित होती हैं, उन्हें जब शब्दों में लाना प्रयत्न करते हैं, तो उसके अपने पैरामीटर्स बनते हैं, जो एक व्यक्ति जो संदेशों का निर्माण कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, वो संदेशों के निर्माण की प्रक्रिया में वो शब्द केवल बाग बगीचों की बात कर देना वो नहीं होता, महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे का अर्थबोध क्या है, वो भी बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से हमारी जिह्वा पर है, हम चीजों को स्वाद के रूप में बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, हर तरह का स्वाद आपको जो है वो मिलता है। संचार की प्रक्रिया में इसका मकसद ही यही है कि हम उन जिन चीजों को या जिन संदेशों को ग्रहण कर रहे हैं, वो संदेश भी ऐसे ही होने चाहिए। यानी भावात्मक तौर पर हम जो चीजों को महसूस करा पाए, लोगों को जो संदेश है वो आसानी से हम संदेशों को पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो वही प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जो आधार आता है वो है रिसीवर। अब आप देखेंगे जो काम सेंडर खाता है वही रिसीवर का भी है। अगर दो लोग आपस में, उनके आपस में एक सांस्कृतिक जो संचार की प्रक्रिया स्किल उनका है, कम्युनिकेशन स्किल अगर एक जैसी नहीं होगी, तो कभी भी संदेश आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैं शहर में रहने वाला व्यक्ति हूँ और एक व्यक्ति गांव में रहने वाला है, या मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ और एक शहर में रहने वाला है। और ये भी हो सकता है कि शहर में दो अलग अलग मोहल्लों में रहने वाले व्यक्ति हैं। एक बहुत पढ़े लिखे परिवार से संबंधित है, एक बहुत अनपढ़ परिवार से संबंधित, और आप फर्क महसूस करेंगे। कम्युनिकेशन वाला अगर एक वर्ग से संबंधित है और कम्युनिकेशन स्किल यानी कि जो रिसीवर है, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव तो है, लेकिन वो उस समाज या उस वर्ग से संबंधित नहीं है जिसकी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया अलग है, तो कभी सफल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस तरह का एटीट्यूड नहीं होगा, उसके अंदर उस तरह का ज्ञान नहीं होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस तरीके से आपको अपनी बातों से जोड़ सकता है, जिस तरीके से आपको अपने तर्क से प्रभावित करके चल सकता है, वो दूसरा व्यक्ति आसानी से वो नहीं कर सकता। जब दूसरा व्यक्ति ये कर ही नहीं सकता, तो संदेश पूर्ण कैसे होगा? इस मॉडल के अंदर यही एक खासियत है कि जो सोर्स है और रिसीवर है, या सोर्स को सेंडर भी कहें, तो सेंडर और रिसीवर है, दोनों का जो व्यावहारिक जीवन का पक्ष है या अपनी कम्युनिकेशन स्किल है, वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि जब तक एक जैसी नहीं होगी, संदेश कभी भी पूर्ण रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उस रूप में नहीं पहुंच सकता जिस रूप में सेंडर ने या सोर्स ने भेजा होता है।
और रिसीवर उसको उस रूप में स्वीकार तब कर पाएगा जब वो उसके लिए उसी के अनुरूप वो संदेश बना होगा। अगर वो संदेश उसके अनुरूप बनकर नहीं चल रहा होता, वो कभी भी ग्रहण नहीं करता। उदाहरण के तौर पे अगर आप देख कर चलेंगे, जो मैंने अभी उदाहरण दिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति का फ़र्क किन चीज़ों का है, वो है ज्ञान का। 2 अलग-अलग क्षेत्रों में, 2 अलग-अलग समाजों में रहने वाले लोगों के बीच में फ़र्क किस चीज़ का है? वो है सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का। मान लीजिए गुजरात का व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उनकी अपनी एक कल्चर होती है, उनका अपना बोलने का तरीका। लखनऊ में जब लोग जाते हैं तो ये कहते हैं कि लखनऊ का अंदाज़ ही कुछ और है। वहाँ तो मतलब नवाबी अंदाज़ है, कोई व्यक्ति तुम, तू जे आपसे बात नहीं करता, हम कहकर बात करते हैं। मतलब ये एक अवधारणा बहुत पहले से चली आ रही है। अब परिवर्तन आ चुके हैं लेकिन एक अवधारणा पहले से बनी रही। तो जो व्यक्ति उस परिवेश से निकल कर आएगा वो आपके सामने अगर आकर अपनी बात कहे और कहे कि जी हम तो जी वहाँ से आए हैं, और आप कहें व्यक्ति एक है, वो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप अपने परिवेश में हैं, वो अपने परिवेश से आए हैं। तो दोनों के बीच में वो परिवेश का, उसकी एक अपनी कल्चर का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो जब आता है तब अर्थ उस रूप में नहीं मिल पाता रिसीवर को जिस रूप में वास्तव में सेंडर ने भेजा होता है। ये सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर बर्लोव का कहना केवल और केवल इतना था कि मनुष्य की अपनी, हर मनुष्य की अपनी जो संचार क्षमताएं होती हैं, वो संचार क्षमताएं उसके उस परिवेश से निर्मित होती है जहां वो रहता है, उसका रवैया उसी से बनता है। लेकिन वो उसका रवैये के साथ साथ ये जरूरी है कि उसका अगर ज्ञान क्षेत्र जितना विस्तृत होगा उतना ही ज्ञान क्षेत्र के आधार पर वह अपने संदेशों का निर्माण आसानी से कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति जिस समाज में रहता है, सोशल सिस्टम में रहता है, उससे परे नहीं जा सकता। अब आप कहें कि जैसे आप उदाहरण के रूप में लीजिए, भारत में विवाह की प्रथा है, विवाह की प्रथा में स्पष्ट है कि शादी होनी होगी तो लड़की विदा होकर लड़के के घर जाती है, वो किसी भी संप्रदाय में अगर आप देख लीजिए। लेकिन भारत में कुछ एक ऐसी आदिवासी जातियां हैं, खासतौर पे मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ विवाह के बाद लड़का लड़की के घर जाता है, मतलब उसकी विदाई होती है। अब वो उनकी अपने रीति रिवाज है, उनकी अपनी परंपराएं हैं। जैसे स्त्री धन दिया जाता है, वहां भी उस तरह से मनुष्य वो पुरुष को जो है वो धन देकर विदा किया जाता है, ताकि वो जिस परिवार में जाए उस परिवार को संपन्न कर सके। तो अब दोनों का जो कल्चरल डिफरेंस है, यानी कि जो दोनों के बीच में सांस्कृतिक विभेद की स्थितियां उत्पन्न होकर आती हैं, ऐसी स्थितियों में संदेश पूर्ण रूप से, यानी क्योंकि उसकी जो विषय वस्तु है वो उस रूप में व्यक्त नहीं होगी तो फायदा ही नहीं होगा। और फिर उसको किस तरीके से पहुंचाना है, किस आधार पर आप पहुंचा रहे हैं, तो वो दोनों व्यक्तियों के बीच में समान समान होना चाहिए। यानी सोर्स और रिसीवर दोनों की जीवनचर्या का मूल आधार एक जैसा होना चाहिए, तभी जाकर वह उस प्रक्रिया को समझ पाएगा, उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से दिखा पाएगा। अगर वो नहीं दिखा पाता तो फिर तो संभव ही नहीं है कि वो बन पाए। तो ये मॉडल आपके सामने जो दिखाया था, ये मॉडल आपने देखा और मॉडल को समझने का प्रयास किया होगा। बहुत विस्तृत मॉडल तो नहीं है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे अगले उसमें लाइनियर मॉडल और इंटरएक्टिव मॉडल और ट्रांजेक्शन मॉडल, जो 3 बिंदु आपके सामने अभी आ रही हैं। इसमें एक खास चीज ये है कि हमें ये जानने की आवश्यकता पहले है कि हम जिन मॉडल्स की बात करें, क्या वो मॉडल वास्तव में उसी तरीके से बने हुए हैं, या उनका कोई एक स्ट्रक्चर या एक ढांचा होना चाहिए जिससे पता चलता है कि वो स्ट्रक्चर और ढांचा कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अलग अलग तरीके से लोगों ने जो अपने अपने अलग अलग मॉडल्स का निर्माण किया है, उन्हीं के आधार पर ही आप उनको लाइनियर या इंटरएक्टिव मॉडल के रूप में देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 3 तरीके के मॉडल जो माने जाते हैं इसमें लीनियर, इंटरएक्टिव और ट्रांजेक्शन। लीनियर का मतलब जो एक सीधी प्रक्रिया में चल रहा है, यानी कि सीधी प्रक्रिया में अपनी बात को जो अभिव्यक्त कर रहा है, कहा कह रहा है, वो उनको हम सीधा सीधा ये मानकर चलते हैं कि वो लीनियर मॉडल है, यानी कि वो एक दिशा में चलने वाले मॉडल है। तो इसलिए एक दिशा में चलने वाले मॉडल को हम उसी रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। इसे कई जगह आप इसको लीनियर मॉडल को एक रेखीय मॉडल भी कहते हैं, या रेखीय मॉडल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, संचार का जो एक रेखीय मॉडल है वो एक सरल और सीधा तरीका है। खासतौर पे सबसे पहले इस मॉडल का जो निर्माण हुआ था, या संचार की प्रक्रिया का जो निर्माण है, जिसे हम अरस्तू का मॉडल कहते हैं, अरस्तू का मॉडल इसमें सबसे ज्यादा, एरिस्टोटल जिसकी बात करते हैं। अब आप सोचिए, अरस्तू ने 300 BC में
यानी ईसा पूर्व में जाकर एक मॉडल बनाया। क्योंकि अरस्तु को अगर आपने पढ़ा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में सामान्य तौर पे आप जिस विषय को पढ़ रहे थे वो अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, उसका अस्तिका है। लेकिन अरस्तु ने भाषण कला के संबंध में अपनी पुस्तक में बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि वो अब एक व्यक्ति जब कोई भाषण देता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है, तो वो किस तरीके से पहुंचाता है और कैसे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। उस पर उन्होंने 5 बिंदुओं की ओर बातचीत की। पहला है स्पीकर, दूसरा है स्पीच, तीसरा ओकेजन, चौथा ऑडियंस और पांचवा इफेक्ट। वो कहते हैं ये 5 एलिमेंट उसमें होना बहुत जरूरी है, तभी आपको संप्रेषण की प्रक्रिया को समझ में आएगा। स्पीकर होना बहुत जरूरी है, यानी कि वक्ता होना बहुत जरूरी है। वक्ता क्या कहेगा, स्पीच देगा, यानी भाषण देगा, वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है। लेकिन किस बात को कम्युनिकेट करना चाहता है, उसका अपना कोई ओकेजन, कोई संदर्भ होना चाहिए। अगर वो संदर्भ नहीं है तो वो बात प्रभावी तरीके से किसी व्यक्ति तक पहुंच नहीं सकती। चौथा बिंदु इसमें आता है ऑडियंस, सुनने वाला व्यक्ति भी वही होना चाहिए, क्योंकि जिसके लिए जिस संदर्भ में किसी बात को कहा जा रहा है वही व्यक्ति प्रभावी होगा। अब 10 लोग खड़े हैं, बात एक व्यक्ति के लिए की जा रही है, तो वो एक व्यक्ति के अगर काम की बात होगी तभी उस पर प्रभाव आएगा। यानी पांचवें बिंदु प्रभाव की चर्चा जो एरिस्टोटल ने की है वो इसीलिए की है कि वो प्रभाव जब तक नहीं होगा उसका, लोगों तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, कैसे उसको देखने का प्रयत्न वो करके चल सकता है। पहले ध्यान रखिएगा, ये समझने की आवश्यकता है कि एक रेखीय मॉडल होता क्या है। मतलब मूल रूप से क्या केवल एक दिशा में चले जाने वाली बात एक रेखीय है, तो फिर वो डिकोड की प्रक्रिया जब उसमें नहीं होगी तो इसका मतलब वो प्रतिक्रिया उसमें सामान्य तौर पे नहीं आ रही, या डिकोड करने वाला व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया जब तक नहीं देगा तब तक क्या वो संवाद पूर्ण रूप से सफल संवाद की श्रेणी में होगा या नहीं होगा। अगर वो सफल नहीं है तो फिर वो संवाद की श्रेणी के अंतर्गत एक रेखीय मॉडल का आधार क्या है। जैसे एक कोई स्टूडेंट अपने प्रोफेसर को कोई पत्र लिखता है और वो उसमें कहता है कि मैं जो आपने मुझे असाइनमेंट बनाने के लिए दिए हैं, मैं वो असाइनमेंट चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैसे बनाने हैं। अब वो एक पत्र के रूप में अपनी बात कह रहे हैं, वो प्रोफेसर को भेज देता है और प्रोफेसर उसको पढ़ लेता है। लेकिन पढ़ने के बाद अगर वो उसका उत्तर नहीं देता, तो अगर वो उसका उत्तर देता है तो वो फिर एक रेखीय नहीं है, फिर वो प्रतिक्रिया आ गई। वो प्रतिक्रिया आने का मतलब हुआ कि वो फिर एक रेखीय नहीं, फिर वो इंटरएक्टिव मॉडल यानी कि अंतर संवादात्मक मॉडल के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो एक रेखीय मॉडल है उसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। उसकी प्रमुख विशेषता यह है कि वो व्यवस्थित होता है पूरी तरह से, वो स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया को बता पाता है कि कैसे संचार की प्रक्रिया चल सकती है। अ, इतना ही नहीं बल्कि इसमें कोई बाहरी रुकावट, शोर शराबा इसमें कुछ नहीं होता है। एक तरफा अपनी बात को कहना और तरीका। हाँ, लेकिन इसमें चूंकि फीडबैक नहीं होती है तो उसका संदर्भ, उसका विचार बिंदु उस रूप में प्रभावी तरीके से उभर कर नहीं आ सकता। अलग अलग लोगों ने इसके संबंध में परिभाषाएं भी दी हैं। मैं परिभाषा अगर होती तो मैं आपको बताता हूँ कि परिभाषा किस रूप में दी गई है। इसमें सदरी और फॉर्मिया ने 2011 में इसके संबंध में एक परिभाषा दी थी कि एक रेखीय संचार मॉडल संचार को एक तरफा प्रक्रिया के रूप में वर्णित करता है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कार्य करता है। इसी तरह से एक और परिभाषा है कि रेखीय मॉडल में संचार की एक तरफा प्रक्रिया माना जाता है जहां प्रेषक संदेश भेजता है और प्राप्त करता कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये बात मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है। अब आपको मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूँ जो अभी मॉडल्स के संबंध में उदाहरण देंगे। देखिए, इसके सबसे बड़ा उदाहरण है रेडियो। रेडियो में आपके पास संगीत चल रहा हो, संदेश चल रहे हो, आप सुन रहे हैं, क्योंकि आप उसमें कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकते। आप सिर्फ सुन रही हैं और सुनते चले जा रही हैं। आपके मन में कोई बात कहनी चाहिए, उसके बाद में कोई कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो जब आप कह नहीं पाएंगे तो वो एक तरफा प्रक्रिया के अंतर्गत ही पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। दूसरा, रेखीय मॉडल के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसमें जो टेलीविजन है वो भी एक तरफा संचार की प्रक्रिया का आधार है। जैसे टेलीविजन पे समाचार आ रहे हैं, विज्ञापन आ रहे हैं, या टेलीविजन पे शो आती हैं, उसमें दर्शकों की कोई प्रतिक्रिया थोड़ी है। वो तो आप चल रही है, आपको कहा जाता है मेल भेज दिएगा, मेल भेजना ना भेजना आपके ऊपर है। तो प्रतिपुष्टि जब तक नहीं होती, तत्काल प्रतिक्रिया जब तक नहीं होती, तब तक समझ लीजिए कि वो संचार की प्रक्रिया एक तरफा संवाद की ओर चली, एक रेखीय मॉडल की ओर चली। और तीसरा, जिसमें व्याख्यान, अगर कोई जो टीचर है या कोई लेक्चर देने को, सेमिनार में कोई व्यक्ति व्याख्यान देने जाता है, तो वो व्याख्यान पूरा दे देता है, जरूरी नहीं कि वो उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करें।
उसने अपनी बात कहनी है, वो कह के चला जाता है। उस पर चर्चा होना ना होना ये आपके लिए संबंध है। इसी तरह से सोशल मीडिया पे जब आप बैठते हैं तो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पोस्ट, आपने एक पोस्ट डाल दी, अब आपकी मर्जी है पोस्ट डालने के बाद आप चले जाएं, बंद कर दें, 3-4 दिन तक मत देखें। कोई टिप्पणी है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आपके ऊपर है। वो एक तरफा संचार की दृष्टि में उस रूप में भी दिखाई देकर चलती है। यानी अलग अलग तरीके से अब आप देखकर चल सकते हैं। तो रेखीय संचार मॉडल के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करके चल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर आपको मैं शेयर कर सकूँ तो उससे आसान रहेगा आपके लिए। वैसे मैंने ग्रुप में ये शेयर किया हुआ है पहले से। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रेखीय संचार मॉडल के कुछ प्रकार, जिसमें सबसे पहला ही एरिस्टोटल या अरस्तू का एक कम्युनिकेशन मॉडल जो बना हुआ है। इसमें प्रेषक संदेश और ये ना स्पीकर स्पीच ओकेजन ऑडियंस और इफेक्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रभाव क्या होता है, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा की है। इसी तरह से एक है SMCR मॉडल, जो एक तरफा ही है। इसमें भी आप देखेंगे कि संदेश है, मैसेज है, एक चैनल है, एक मैसेज है और एक रिसीवर है। इसमें भी कोई प्रतिक्रिया या फीडबैक नहीं आ रही है। इसी तरह से तीसरा आप देखेंगे लॉसवेल का मॉडल है। लॉसवेल के मॉडल आ चुके आपके पाठ्यक्रम में नहीं लगा, लेकिन इसमें मैं चर्चा आपके साथ संक्षेप में कर लेता हूँ। इसमें आप देखते हैं कि 5 बिंदु हैं जिन पर ये बात की जा रही है। एक तो आप 5 प्रश्न जिनके बारे में कह रहे हैं ना, उन प्रश्नों की, कौन है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसके लिए कहता है और उसका क्या प्रभाव होना चाहिए। लॉस ने इस मॉडल के संबंध में चर्चा की। वो चैनल की बात करते हैं, मैसेज की बात करते हैं, मीडियम की बात करते हैं, रिसीवर की बात करते हैं और उसके इफेक्ट की, यानी जो प्रभाव जिसके संबंध में बाकायदा अरस्तू ने चर्चा की थी, उसी चर्चा को लॉसवेल ने भी अपने यहाँ उठाया कि कैसे, क्योंकि वो सारे घटक हैं तभी आप समझ पाएंगे क्या है। और ये आप पहले पढ़ चुके हैं, शैनन और वीवर का मॉडल, जिसमें संचार की प्रक्रिया एक तरफा ही रहती है। और इसके अलावा SMCR मॉडल जो अभी आपको मैंने पढ़ाया है, वो भी बिल्कुल उसी प्रक्रिया पर है, यानी कि एक तरफा संवाद की स्थिति में जाता है। तो ये आपके 5 जो मॉडल हैं जिनको आपने समझने का प्रयास किया, संचार की एक तरफा प्रक्रिया की ये सबसे बड़े आधार हैं। और इन आधारों पर ही चलकर आप संचार की इस प्रक्रिया को आसानी से जान सकते हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि इस मॉडल की जो विशेषताएं जैसे बताई जा रही है, कैसे कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि फीडबैक नहीं आ रही। हम ये हमेशा से पहली कक्षा से ये समझते आ रहे हैं कि संचार की प्रक्रिया तभी सफल होती है जब उसकी कोई प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया भी आपके पास है। जब प्राप्तकर्ता ने एक संदेश ले लिया, अब वो संदेश सही तरीके से पहुंचा है या नहीं पहुंचा, या गलत तरीके से तो नहीं पहुंच गया, ये अगर बिंदु आएंगे तो उससे क्या है, गलत, ये ध्यान में कई बार रहता है कि ये कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, या संदेश पूरा तो नहीं मेरा पहुंचा, हो सकता है। अब मैंने एक बात कह दी, सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा, तो मेरे मन में भी ये भ्रम आएगा कि अब मान लीजिए मैं आपसे क्लास में अक्सर पढ़ाते हुए ये प्रश्न करता हूँ कि हम बताइए, आप कोई अगर प्रश्न ही नहीं कर रहे या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो मुझे उसके संदर्भ में ये विचार करना होगा, या तो इतना बढ़िया पढ़ा दिया कि कोई प्रश्न नहीं है, या फिर ऐसा है कि आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई होगी। तो उसका तरीका क्या होता है, वो प्रतिपुष्टि आना बहुत जरूरी है। अगर प्रतिपुष्टि आ जाए, उसका फीडबैक आ जाए, तो बड़ा प्रभाव आसानी से पहुंच जाता है। दूसरी बात है इसमें, चूंकि वही नॉइस के संबंध में जो शैनन और वीवर ने बातचीत की, यहाँ उसके संबंध में कोई चर्चा है ही नहीं, क्योंकि आरंभिक मॉडल होने के कारण इसमें बहुत अधिक विस्तार से उस पर चर्चा नहीं की गई। शैनन और वॉलर ने शोर की जो बात की थी उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान में नहीं रखा गया, उनमें बहुत अधिक विस्तार से उस पर बातचीत नहीं हुई। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये कई संदेशों के लिए, यानी कि एक साथ बहुत सारे संदेशों को नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक संदेश भेज दिया, जब तक उसका उत्तर नहीं मिलेगा, प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा, आप अगला संदेश कैसे भेज पाएंगे। तो ये उसके अंदर एक प्रक्रिया बनी रहती है। अब दूसरे मॉडल के संबंध में, दूसरे बिंदु के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है इंटरएक्टिव मॉडल, और उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन मॉडल के संबंध में भी आंशिक चर्चा करेंगे। जो इंटरएक्टिव मॉडल कहते हैं, इसे परस्पर क्रियात्मक मॉडल कहें या अंतर संवादात्मक मॉडल कहें, इंटरएक्शन जब तक नहीं होता, ये टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस है, यानी दो तरफा संचार की प्रक्रिया इसके अंतर्गत होती है। इसमें दो लोग दोनों ही सक्रिय होते हैं, यानी कि एक व्यक्ति केवल एक बात नहीं कह रहा, जो वह बात कह रहा है सामने वाला व्यक्ति उस बात का उत्तर भी दे रहा है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो लगातार जहां जहां जो अभी तक जितने मॉडल आपने देखे होंगे या पढ़े होंगे, उसमें आप देखते हैं कि फीडबैक जहां आती है, जब तक फीडबैक नहीं आएगी तो समझ लीजिए वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हुआ ही नहीं है। फीडबैक आना बहुत जरूरी है, और अधिकांश मॉडल जो आपके सामने पाठ्यक्रमों में जो रखे गए हैं उनमें फीडबैक के संदर्भ में चर्चा ही नहीं है। ये बड़ा, जबकि आप श्रम का मॉडल देखेंगे, एक तरफा संवाद जाते हुए वहीं से बैक आता है कि एक समय में जो वक्ता है वही श्रोता बन जाता है, और एक समय में जो श्रोता है वो बाद में वक्ता बन जाता है। विल्बर श्रम की अपनी खासियत थी कि वो, लेकिन विल्बर श्रम जब अपने इस मॉडल के बारे में चर्चा करता है तो वहां वो अनुभव क्षेत्र की बात भी करता है कि दो अलग अलग व्यक्तियों के अनुभव क्षेत्र एक जैसे होंगे, तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने समाज की स्थितियों को यथावत रूप से लोगों के सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। अगर वो नहीं लाएंगे तो फिर तो संभव ही नहीं है कि मतलब वो कैसे होगा। जो आपके यहाँ पाठ्यक्रम में जो नोट दिए गए हैं, जब आप उनको देखेंगे इंटरएक्टिव मॉडल के संबंध में, तो सबसे पहले ही विल्बर श्रम के मॉडल की परिकल्पना की बात की गई, क्योंकि इसमें रिसीवर भी है। विल्बर श्रम जो प्रोसेस एंड इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो अपनी किताब में जिस पर उन्होंने विस्तार से इसमें चर्चा की है, वो संदेशों को केवल रख ही नहीं रहे। यहाँ एनकोडर है, इंटरप्रिटेटर है, वो डिकोड करता है, मैसेज सामने आता है, सुन लेता है, और वही चीज फिर बाद में डिकोडर है वो इंटरप्रेट करता है, फिर वो एनकोड किया जाता है। यानी एक उसी प्रक्रिया को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। यानी एक स्थान पर वो प्रक्रिया रुकती नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया आपके सामने उभर कर आती दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो अनेक अनेक ऐसे मॉडल जो आपके सामने हैं, जो अलग अलग उसमें कम्युनिकेशन मॉडल में जब दिखाए जाते हैं, तो उसमें जहां जहां प्रतिक्रिया आ रही होती है, जहां जहां फीडबैक आ रही होती है, वहां वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर आता है। खास तौर पे विल्बर श्रम ने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। इसके बाद ऑसगुड का जो मॉडल है उस पर भी आप देखेंगे, इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। ऑसगुड ने फीडबैक के संबंध में जब अपनी बात रखी थी प्रतिपुष्टि के संबंध में, तो वो इसी आधार पर रखी थी कि प्रतिपुष्टि एक व्यक्ति के द्वारा कही गई बात की जब तक प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तब तक वो सफल संचार माना ही नहीं जाएगा। यानी अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों के द्वारा जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिन मॉडल्स को बनाया गया, वो मॉडल बनाते समय मॉडल बनाने वाले लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि वो जो विचार रख रहे हैं वो विचार संप्रेषण की प्रक्रिया का आधार बन के चलते। देखता हूँ कि अगर कोई और मॉडल आपके वो समझा कोई दिखाकर तो आपको इससे आसानी रहेगी, क्योंकि संचार के क्योंकि सैकड़ों मॉडल हैं, और उन सैकड़ों मॉडल में प्रतिक्रिया होना बहुत जरूरी है। हर जगह वो प्रतिक्रिया आपको मिलकर नहीं चलती। चाहे वो गर्दन का मॉडल हो, चाहे वो किसी अन्य का मॉडल हो, वो प्रतिक्रिया सामान्य तौर पर बहुत कम लोगों के उसमें दिखाएगी। प्रतिक्रिया बहुत बाद में आती है। गेट कीपिंग मॉडल, इनके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। ये सारे वो मॉडल अलग तरीके से हैं, तो खैर वो मैं आपको जब दोबारा इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जो आपके नोट्स हैं उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन वो भी बहुत अधिक विस्तार से नहीं है। क्योंकि इसको सामान्य तौर पे एक वर्तुल मॉडल यानी कि एक सर्कल मॉडल के रूप में भी माना जाता है। सर्कल का मतलब होता है कि एक बात कहकर वही बात घूम कर वापस हमारे पास आती है। उदाहरण है, बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। मान लीजिए मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ कि आपका क्या नाम है, आपकी ओर से उत्तर आता है कि सर मेरा नाम ये है, और मैं पूछता हूँ कहाँ रहते हो, आपने एक उत्तर दिया कि सर मैं यहाँ रहता हूँ। ये लगातार हमारे बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है। तो जब तक इंटरेक्शन चल रहा है तो समझ लीजिए वो इंटरेक्टिव मॉडल की प्रक्रिया बनी हुई है, बना उसी इंटरेक्टिव मॉडल को के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरैक्टिव मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि आप निरंतर संवाद की प्रक्रिया को बनाए रखें। ये दो तरफा संवाद हमेशा होना चाहिए। आमतौर पे जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि दो लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, वहां ये प्रक्रिया सबसे ज्यादा सफल प्रक्रिया है। फीडबैक यहाँ तत्काल मिलती है, उसी समय प्रतिपुष्टि। फीडबैक को आप प्रतिक्रिया भी कहते हैं, लेकिन प्रतिपुष्टि एक तकनीकी शब्दावली के रूप में यहाँ पर लिया गया है। तो आप उसको जिस रूप में देखना चाहे उस रूप में देखकर चल सकते हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यहाँ पर एक दिशा में नहीं बल्कि दो दिशाओं में आपको ये चलता हुआ दिखाई देकर चलता है। तो जब दो दिशाओं में कोई एक यानी कि वापस उसी प्रतिक्रिया के रूप में जब उभरता हुआ आता है, तो वो मॉडल लगातार एक संचार की प्रक्रिया में सफल संचार की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है।
अब इसे सफल संचार और कैसे मानकर चलते हैं कि कोई संदेश सफल है और कोई संदेश सफल नहीं है? बहुत सामान्य सी बात है। अगर मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ और आप अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो हम उसे सफल संचार माने या न माने, इस पर भी प्रश्न चिन्ह रखते हैं। क्योंकि मैंने अपनी क्लास पूरी की पूरी ले ली और आपको वो क्लास आसानी से समझ में आ गई, तो आप प्रश्न क्यों करेंगे? तो उसमें प्रश्न करने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि अगर आपको मेरी क्लास समझ में आए और अगर उसका उत्तर नहीं दे रहे आप, तो यहाँ पर वो एक तरफ़ा संचार होगा, फिर वो इंटरैक्टिव मॉडल नहीं बन पाएगा, वो इंटरैक्टिव मॉडल होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अब यहाँ 2 व्यक्तियों के संदर्भ में सामान्य तौर पे चर्चा होती है, उसमें बहुसंकीर्ण समाज की बात नहीं की जा रही। अब यहाँ तीसरा आपका है ट्रांज़ैक्शन मॉडल, जिसे कहते हैं संक्रियात्मक मॉडल सामान्य तौर पे। आपके पाठ्य जो नोट्स हैं उसमें इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं की गई या इसके बारे में बताया नहीं गया। मैं आपको संक्षेप में इसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिन 2 मॉडल को आपने देखा है, पहले 2 मॉडल के संबंध में जो बातचीत की है, जो लीनियर मॉडल है वो वन वे कम्युनिकेशन देता है। और जो इंटरैक्टिव मॉडल है वो टू वे, यानी 2 उसमें लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ट्रांज़ैक्शन मॉडल जो है इसको सामान्य तौर पे लेन-देन या संक्रियात्मक मॉडल कहते हैं। यहाँ क्या है कि जब बड़ा कोई समूह आपस में कुछ डिस्कस कर रहा होता है या कोई बिज़नेस के संबंधी बैठकें चल रही होती हैं, वहाँ ये ट्रांज़ैक्शन मॉडल होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बात कहता है, उसके बाद सभी लोग अपनी-अपनी बात कहना आरंभ कर देते हैं। क्लास में भी कई बार ये प्रक्रिया हो सकती है। मान लीजिए मैंने कोई सवाल किया या मैंने अपनी क्लास ली और मैंने कहा कि आप बताइए इस पे क्या विचार आते हैं? तो आप अपने-अपने विचार जब साझा करना आरंभ कर देते हैं, तो वो ट्रांज़ैक्शन मॉडल यानी संक्रियाएँ लगातार वो क्रियाएँ सभी के रूप में समान रूप से चल रही होती हैं। कोई एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं होता। और जब बहुत सारे व्यक्ति एक स्थान पर मौजूद होते हैं, तो उनके बीच में समाज की स्थितियाँ निरंतर कैसे बनती हैं, वो तभी संभव होता है कि जब वो बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए या फिर किसी एक सामूहिक परिचर्चा के लिए आपस में इकट्ठे हों। टेलीविज़न पे आपने देखा होगा बहस होती है कई बार, वो ट्रांज़ैक्शन मॉडल का बड़ा अच्छा उदाहरण है। अ, एंकर ने एक बात कह दी कि इस विषय पर हम बातचीत करने आए हैं, सब अपने-अपने मत दे रही हैं। तो जो सब अपने-अपने मत देती हैं, तो वो सामूहिक रूप से उन मतों के बारे में चर्चाएँ होती रहती हैं। बस ये है कि बहस ना हो, वो चर्चा होनी चाहिए। और इस तरह की चर्चाएँ अक्सर आप देखते हैं बिज़नेस ऑफ़िसेज़ में ज़्यादा होती हैं या हम किसी एक विषय पर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, किसी कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल के साथ बैठक हो रही है, उसके बीच में चर्चा करना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स के साथ भी कई बार चर्चा करते हैं कि चलिए अब आज हम इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। किसी एक विषय को उठाकर उस पर ही चर्चा करना आरंभ कर दें क्लास के अंतर्गत। कॉलेज में बहुत सारी व्यावहारिक जो परियोजनाएँ चलती हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मॉडल बनाए जाएँ, उसमें कोई आप चीज़ बनाकर दें। उसपे डिस्कशन प्रोसीजर भी होता है, उसमें डिस्कशन प्रोसेस के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चाएँ करते हैं, जिससे मूल लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुँचा जा सकता है। अब बात कर रहे हैं अंतिम इकाई है, वो है जनसंचार के जो सिद्धांत हैं, जिनके बारे में चर्चा अब करना बहुत ज़रूरी है। ये सिद्धांत सामान्य तौर पे लगभग सिमिलर यानी कि एक जैसे मिलते-जुलते सिद्धांत होंगे। उन पर बातचीत करने की आवश्यकता है। जो आपकी नोट्स हैं, उस नोट्स में बहुत सारे सिद्धांतों पे डॉक्टर चंद्र प्रकाश मिश्र ने अपने विचार रखे हैं। पहला है सिद्धांत जो आपके यहाँ लगा हुआ है, वो है प्राइमिंग, यानी कि प्राइमिंग का मतलब होता है किसी को भड़का देना। 1982 में 1982 में आयंगर, पीटर्स और किंडर ने मुख्य रूप से एक सिद्धांत को बनाया था। असल में ये प्राइमिंग इफेक्ट इसका मतलब एक नाम उन्होंने तब दिया था। यानी कि किसी चीज़ का प्रभाव कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। जब आप किसी चीज़ में किसी को भड़काने का प्रयत्न करते हैं, ये मीडिया के संदर्भ में देखते चलेंगे, यहाँ व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं है, मीडिया के संदर्भ में। आपने देखा होगा कि कभी-कभी 2 देशों के बीच में पुराने समय में जब युद्ध हुआ करते थे या अभी भी जब होते हैं, तो अपनी सेना को मोटिवेट करने के लिए सेनापति आता है और वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें इस तरीके से कह देता है कि सामने वाले लोगों के अंदर वो एक भाव आ जाता है, वो वीरता का भाव आ जाता है। और वो जो वीरता का भाव है, एक तरह से वो प्राइमिंग है, वो भड़काना होता है कि आपको युद्ध लड़ना है, उसमें आप ये सोच लीजिए मरना-मारना जो है वो आपकी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो प्राइमिंग के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ इसका बहुत बड़ा कंसर्न है। जब ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत स्पष्ट कहती है कि आप हर चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। आप अपने घर में हैं, अगर आपके घर में एक व्यक्ति आपको किसी बिंदु के बारे में एक बात कहता है, दूसरा व्यक्ति उसी बिंदु के बारे में अपना दूसरा विचार रखता होता है,
तो जो घर में ज्यादा प्रभावी होता है उसकी बात आपको ज्यादा प्रभावशाली लगती है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी का काम ही यही होता है। इसी तरह से जब आप देखते हैं इलेक्शंस जब भी आते हैं देश में या राज्य में, किसी एक क्षेत्र में, तो प्राइमिंग की भूमिका वहाँ बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है और मीडिया का सबसे बड़ा काम ही ये इसी में आता है। क्या होता है कि कोई भी उम्मीदवार जब खड़ा होता है, अब उसको अपनी एक छवि यानी कि अपनी एक इमेज बनानी है, वो इमेज बना नहीं पा रहा, उसके बारे में सूचनाएँ और जानकारियाँ बहुत ज़्यादा लोगों के सामने है नहीं, या उसके बारे में जानकारियाँ हैं लेकिन बोलने से लोग डरते भी हैं। तो वहाँ एक तरह से वो प्राइमिंग एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि उस व्यक्ति के संदर्भ में कहीं भी कोई बात अगर आपके सामने उभर कर आती है वो सूचना के द्वारा, तो आप उससे बहुत इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख के चलें कि कुछ समय पहले तक दिल्ली में जो सरकार थी, उसने लोगों के मन में एक भाव, इस तरह का भाव भड़का दिया कि जो काम हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। और आप देखिए 15 साल से एक सरकार चली आ रही थी, एक दिन से वो सरकार धराशायी होती है और एक नई सरकार का निर्माण होता है। वो समाज के लोगों को अचानक ऐसा क्या था कि जो पहले सरकार चली आ रही थी, बहुमत से 15 साल जिसने सरकार चलाई हो, अचानक वो जब इलेक्शन हारती है तो एक भी सीट उसे नहीं मिलती। तो यानी कि वो उसका प्राइमिंग का इफ़ेक्ट इतना प्रभावशाली रहा कि उसने समाज में लोगों का मत बदलने में बहुत बड़ी भूमिका। प्राइमिंग का काम लोगों के विचार, मन में उठने वाले विचार, उनकी सोच को एकदम से बदल देना होता है। इसी तरह से दूसरा बिंदु इसके अंदर जो आता है वो एजेंडा सेटिंग के लिए भी आता है, सेम बिल्कुल इसी तरीके का। इन दोनों में कोई बहुत खास अंतर नहीं है, लेकिन प्राइमिंग और एजेंडा सेटिंग में अंतर ज़रूर है। प्राइमिंग क्या है कि वो सामान्य तौर पे हम एक भाव तय कर चुके हैं कि हमें ये भड़काना है। एजेंडा सेटिंग में आप पहले एक एजेंडा तैयार करते हैं, क्योंकि जब आप एक एजेंडा बना लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसी काम को करने के लिए पूरी एक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं और उसी प्रक्रिया के जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में लगातार कई बार क्या होता है, एक श्रृंखला चलती है। किसी एक सरकार के मत को स्थापित करने के लिए या किसी एक सरकार के विरोध में किसी बिंदु को लेकर सामान्य तौर पे ये एक तरह से विज्ञापन होते हैं, लेकिन इस तरह से दिया जाता है कि नहीं वो सूचना भर ही है। यानी जैसे-जैसे वो सूचनाएँ अपने आप लोगों तक पहुँच रही होती हैं, लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। मीडिया का काम क्या है? लोगों का मत निर्माण करना है। यहाँ मत निर्माण नहीं हो रहा, मत बदलकर एक नए मत का निर्माण किया जा रहा है। उनके पास एक सोच है, लेकिन वो सोच कैसे बदल जाती है, वो स्वयं इसको नहीं जानते। प्राइमिंग सामान्य तौर पे प्राइमिंग को देखिए तो टेलीविज़न के जो कार्यक्रम हैं, उनमें अ, आप सामान्य तौर पे उस तरह के कार्यक्रमों को देखिए जो हिंसात्मक कार्यक्रम ज़्यादा होती हैं, तो उनका इम्पैक्ट लोगों पर एक बहुत ज़्यादा पड़ता है और सरकारें उस तरह के विचारों को लेकर ही लोगों के बीच बीच में एक आक्रोश पैदा करती है। जबकि एजेंडा सेटिंग में आक्रोश नहीं होता है, इसमें आक्रोश पैदा किया जाता है और मीडिया का उसका क्या लोगों पर प्रभाव दिखाई दे रहा होगा, उसके बारे में चर्चाएँ जो समाज के सामने की जाती हैं, तब लोगों को समझ तब तक सरकार बदल चुकी होती है, तब तक लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो ये तरह से प्राइमिंग इफ़ेक्ट एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक आधार है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में चलता है। दूसरा आता है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन का मतलब आप जानते ही हैं, कृषि से संबंधित विषय है। यानी खेती के विकास के लिए जब आपको कोई काम करना होता है, तो स्वाभाविक है कि खेती का विकास तभी होगा जब आप खेत को अच्छी तरह से जोतेंगे। यहाँ से ही इस थ्योरी को जन्म लिया, उसको उत्पादन का सिद्धांत भी कुछ लोगों ने कहा। यानी किसी चीज़ का हम जब उत्पादन करते हैं, खेती में जब हम किसी चीज़ को उगाते हैं, तो हमें कैसे उगाना है ये हम जानते हैं, कितनी फसल कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है। ये कल्टीवेशन थ्योरी से ही पत्रकारिता में भी एक थ्योरी जन्मी है। इसी को इस नाम से भी रखा गया या फिर छवि विकास का सिद्धांत भी इसे कहा गया। यानी कि एक व्यक्ति की छवि कैसे क्रिएट की जा सकती है, एक पार्टी की छवि कैसे क्रिएट की जा सकती है। कई समय काफ़ी समय तक आपने देखा होगा दिल्ली और अन्य राज्यों में सरकारें जब बदलती हैं, तो एक लंबे प्रोसेस के तहत बहुत सारे आपके सामने इस तरह के संदेशों को क्रिएट किया जाता है, इस तरह के संदेश बनाए जाते हैं कि लोगों की एक फेस वैल्यू धीरे-धीरे बदलना शुरू हो जाती है और वो सच्चाई है या नहीं है, यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस तरह से बना दी जाती है कि लोगों के मन में उस तरह की छवियाँ पैदा हो सकें।
और वो उस तत्कालीन समय के राजनीतिक दल के या तो पक्ष में बिल्कुल उसकी भूमिका तैयार करते हैं, या फिर बिल्कुल विपक्ष में तैयार करते हैं, यानी कि दोनों तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि टेलीविजन में जब कार्यक्रम चल रहे होते हैं तो उसका संबंध सामान्य तौर पे वास्तविक जीवन से बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आप टेलीविजन के उन प्रोग्राम्स को जब देखते हैं तो आप अपने मन में ये मान लेते हैं कि ऐसा समाज में होता होगा। और आप समाज में ऐसा होता है तो आप अपने भीतर वो एक तरह से आपकी मन में वो छवि बन जाती है कि हाँ, ऐसा ही होगा। वैसे अब जैसे कहा जाए, आपने रामायण सीरियल एक बहुत समय पहले आरंभ जब हुआ था, दूरदर्शन पे जब आता था, अभी कोविड काल में वो दोबारा आया। उसमें अरुण गोविल राम के चरित्र के रूप में उभर कर आए, और राम के चरित्र में उनकी छवि ऐसी बन गई थी कि राम और सीता, यानी कि जो दोनों पात्र हैं जो अभिनय कर रहे थे, वो जब समाज में कहीं बाहर जाते थे, लोग उनके पांव छू लेते थे। लोगों के मन में उनकी एक इमेज क्रिएट हो गई थी, और वो इमेज किसने क्रिएट की? उस धारावाहिक ने क्रिएट की, और वो धारावाहिक जब बना तो लोगों ने उससे पहले इस तरह का धारावाहिक नहीं देखा। रामलीलाएं चलती थी, लेकिन रामलीलाओं को देखने में, और बल्कि आप शायद हैरान होंगे, उस समय जब ये रामायण धारावाहिक रविवार को सुबह 9 से 10 के समय पे जब आया करता था, कहते हैं लोग, अभी भी लोग ये कहते हैं कि उसके बारे में जब चर्चा की जाती है कि उस समय ऐसा लगता था कि पूरे भारत में कर्फ्यू लग गया है। मैंने वो दौर देखा है और सचमुच में ऐसा था। मतलब हम तो यहाँ तक कहते थे कि जो गली में घूमने वाले कुत्ते होते थे वो भी गायब हो जाते थे, वो भी कहीं ना कहीं बैठकर उस सीरियल को देख रहे होते थे। पूरा रोड खाली होता था, बसें रुक जाती थी। बहुत तब इतनी ज्यादा बसें और कारें होती भी नहीं थी, लेकिन ये अनुभव हमने किया है। जब आप किसी चीज को इस अनुभव के आधार पर देख रहे होते हैं, तो वो अनुभव आया कहाँ से? वो अनुभव आया उस धारावाहिक से। और लोगों के मन में एक श्रद्धा का भाव इसी कारण से उत्पन्न होने लगा कि वो धारावाहिक, उससे पहले आपने इस तरह के धारावाहिक को कभी देखा नहीं था। तो एक आपके मन में वो एक भाव को उगा दिया जाता है, यानी कल्टीवेट कर दिया जाता है। तो उससे आपके मन में एक छवि निर्मित हो जाती है, और आप टेलीविजन के कार्यक्रमों के आधार पर एक माइंडसेट आपका बन जाता है। स्टीरियोटाइप सीरियल्स जो होते हैं या फिल्में आपको जब चलती हैं, तो आप उससे बिल्कुल प्रभावित हो चुके होते हैं, और आपको लगता है कि बस मेरी जिंदगी केवल यही है और मैं इस चीज को इसी रूप में देखकर ही चलना हूँ। खासतौर पे जब गर्दनर का आप मॉडल पढ़ेंगे तो गर्दनर के मॉडल में हमने बहुत साफ कहा था कि टेलीविजन के जो कार्यक्रम होते हैं वो आप उनको दो तरह, क्योंकि इसके बारे में चर्चा होती है कि दो तरह के लोग टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखते हैं। एक तो होता है कि जो टेलीविजन को लगातार देखते हैं, यानी कि हर लगातार कार्यक्रम देख रहे होते हैं। और एक होता है जो कभी कभार देखते हैं। तो जो लोग बहुत लगातार देखते हैं तो उनका लगाव उसके साथ ज्यादा हो जाता है, तो उन पर उसका प्रभाव ज्यादा होता है। जो लोग थोड़ा-सा कम देखते हैं, वो प्रभावित तो होते हैं, लेकिन अपने मन में वो धारणा फिक्स नहीं कर लेते कि मुझे यही सोच कर करना है। तो इस तरह से उनकी दृष्टि कार्यक्रमों के संदर्भ में जितना अधिक छवि निर्माण करने की प्रक्रिया आप जितना ज़्यादा देखेंगे टीवी, उतना ही आपके मन में छवि निर्माण की संकल्पना या प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं गेट कीपिंग मॉडल, जिसे हिंदी में द्वारपाल का सिद्धांत भी कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ये सिद्धांत इसका अपना एक बाकायदा मॉडल बना हुआ है। उस मॉडल को देखकर आप इसके बारे में समझ सकते हैं। मैं आपको प्रयास करता हूँ मैं आपको ये मॉडल दिखाऊं, जिससे आपको समझ आए कि गेट कीपिंग मॉडल मूल रूप से है क्या। जब आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गेट कीपिंग का अपना एक अलग सूचनाओं को कैसे समाज तक पहुंचाया जाता है। ये मैं आपको गेट कीपिंग मॉडल दिखा रहा हूँ, और इससे आपको उस मॉडल को देखकर समझ में आएगा कि वास्तव में क्या है। देखेंगे आप उसमें इसमें आपको E C1 C2 C3 C4 C5, और यहाँ ई घटना है और आर मतलब रिसीवर, यानी कि दोनों चीजें आपके सामने हैं। और यहाँ गेट कीपर जितने भी C1 C2 C3 C4 C5 है, ये सब गेट कीपर है। और S1 S2 S3 S4 ये जो है संदेश है, जो आप तक कोई भी संदेश पहुंचता कैसे है, यहाँ चर्चा उसके संबंध में की जा रही है। ये मॉडल मैं आपको ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको शेयर कर दूंगा। इसको बस सिर्फ इतना आप मॉडल को देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। मैं उसके बारे में आपको अब चर्चा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि ये वास्तव में मॉडल है क्या। जो बिंदु अगर आप देखकर चल रहे हैं, गेट कीपिंग मॉडल 1950 में वाइट ने बनाया था, और इस मॉडल को बनाने के पीछे उनका एक उद्देश्य था
कि कोई भी समाचार आम व्यक्ति तक ऐसे नहीं पहुंच जाता कि भाई एक बात किसी ने कही और आप तक पहुंच गई हो। तो उसके लिए कैसे वो छपना चाहिए, कौन सा समाचार छपना चाहिए, किस रूप में छपना चाहिए, उसकी अपनी एक प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। उसके लिए एक बड़ा विस्तृत संपादकीय विभाग तैयार किया जाता है, जो संपादकीय विभाग के अंतर्गत लोग काम कर रहे होते हैं, वही गेट कीपर की भूमिका में आ जाते हैं। यानी एक समाचार में अनेक तरह के गेट कीपर या द्वारपाल होती हैं, जो सूचनाओं को फ़िल्टर करते हैं, यानी कि कौन-सी सूचना आप तक पहुँचनी चाहिए और कौन-सी नहीं पहुँचनी। बाद में इसी को मैकमिली ने 1959 में थोड़ा-सा सुधार किया और बताया कि एक गेट कीपर नहीं होता, बहुत सारे गेट कीपर होते हैं और अलग-अलग चरणों में वो गेट कीपर क्या भूमिका निभा कर चलते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में एक घटना घटित हुई, तो वो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत प्राथमिक है। एक घटना राजस्थान में घटी, तो वो राजस्थान के लोगों के लिए उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो अब फ़िल्टर काम काम करने का क्या होता है, वो सूचना दोनों मतलब सूचनाएँ जो हैं, वो अपने-अपने में बहुत महत्व है। लेकिन दिल्ली के समाचार पत्रों के लिए दिल्ली की जो सूचना है, वो प्रथम पृष्ठ पर आएगी। राजस्थान के समाचार पत्रों में राजस्थान की सूचना जो बड़ी घटित हुई है, वो उनके लिए प्राथमिक रूप में आएगी। लेकिन वो सूचना कैसे आएगी, उसको फ़िल्टर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माना जाता है पत्रकारिता की अपनी कोई अलग से लिखित आचार संहिता नहीं है, वो मौखिक आचार संहिता ही कही जाती है। यानी कि आपको एक संहिता का पालन करना है। पत्रकारिता में कोई भी काम जब आप करते हैं, तो उस आचार संहिता के दायरे में रहकर करते हैं, कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इसका एक डिफरेंस जो बताया गया। आप जैसे राष्ट्र हित में ही राष्ट्र के विरोध में कोई बात नहीं कह सकते। आप राष्ट्र के विरोध में कोई बात छाप भी नहीं सकते हो, ना अभिव्यक्त कर सकते हैं। आप अपने मित्र देश यानी भारत की जो मित्र देश है, उनके संबंध में कोई गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। बल्कि दुश्मन देशों के बारे में भी कोई टिप्पणी करनी हो तो इस तरीके से की जाती है कि प्रत्यक्ष रूप से आप बिना किसी प्रमाण के कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो सामने वाले का या लोगों के मन में किसी दुर्भावना को पैदा करता हो। इसी तरह से आप किसी तरह के ये जादू, टोने, टोटके इस तरह की बातों को बढ़ावा नहीं देंगे। हिंसात्मक बातों को बढ़ावा ये आचार संहिता पूरी एक विस्तृत बनी हुई है। और ये सारी आचार संहिता समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों पर लागू भी होती है। देखिए पत्रकारिता के लोगों को कोई अलग से नियमावली नहीं बनाएगी, ये मान के चला गया कि इस आचार संहिता का उन्होंने पालन करना है। तो इसके लिए फिर हर न्यूज़ चैनल वाले ने, हर समाचार पत्र वाले ने अपने यहाँ अलग-अलग विभागों का गठन किया। जिसे हम समाचार ये संपादकीय विभाग भी कहते हैं या समाचार के प्रशासनिक विभाग भी कहते हैं। इन लोगों का काम ही क्या है? इन लोगों का काम यही है, जब कोई सूचना किसी एक संपादकीय विभाग में पहुँचती है संवाददाता के माध्यम से, तो वो संवाददाता ही उस सूचना को सबसे पहले लाता है। और वो सूचना जब संवाददाता के माध्यम से अपने यहाँ समाचार पत्र तक या रेडियो टेलीविज़न के हाउस तक पहुँचती है, तो वो संपादकीय विभाग में बैठे हुए उपसंपादक या उसके अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के पास वो सूचना होती है। फिर वो सूचना को पढ़ता है और सूचनाएँ बहुत सारी होती हैं, तो वो देखता है कि कौन-सी सूचना महत्वपूर्ण है, कौन-सी कम महत्वपूर्ण है। यानी कि समाचार का मूल्य जिस समाचार का मूल्य जितना अधिक होगा, वो उतना ही अधिक प्रभावित करता है समाज को, इसलिए उसकी सूचना को प्रकाशित करने का अधिकार या प्रसारित करने का अधिकार पहले ज़्यादा होता है। तो सामान्य तौर पे समाचार मूल्यों के आधार पर ही सूचनाओं का चयन किया जाता है। अब उसके बाद चयन ही नहीं करना, क्या वो सूचना सही तरीके से बनी है? क्या उनमें उन 6 प्रश्नों के उत्तर जो सामान्य तौर पे एक सामाजिक को मिलने चाहिए, घटना कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, किसके द्वारा घटित हुई और इसका क्या प्रभाव हो सकता है? ये सारी चीज़ें जब 6 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने आते हैं, क्या वो उत्तर मिल रहे हैं? अगर उत्तर मिल रहे हैं तो उसकी प्रामाणिकता कितनी है? आप केवल कोरी कल्पना के आधार पर या सुनी-सुनाई बातों के आधार पर कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। आपको जो भी देना होगा वो प्रमाण के साथ देना होगा, उसकी प्रामाणिकता भी आपको उसमें संलग्न करनी होगी। तो वो फ़िल्टर का पहली प्रक्रिया यहाँ पे आएगी और उसको वो मॉडिफ़ाई किया जाता है कि हाँ, ये सूचना है, ये इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी यानी कि ये राजस्थान के लिए, इसके लिए वो लिख दिया जाता है, इनके लिए। फिर वो आगे भेजी जाती है। फिर संपादकीय विभाग में अन्य जो संपादकीय विभाग के लोग होते हैं, फिर उन समाचारों को देखते हैं, फिर उनकी काट-छाँट करते हैं, उनकी भाषा का सुधार करते हैं। कहीं कोई ऐसी वाक्यावली तो नहीं है जो पत्रकारिता की आचार संहिता के विरुद्ध ना चली जाए।
अगर वो उसके विरुद्ध नहीं जा रही तो वो फिल्टर की प्रक्रिया से निकल जाती है, यानी कि वो बिल्कुल सही है, तो वो अगले हर व्यक्ति अगले चरण में उसको देखता है फिल्म। उसके बाद वो जो सहायक संपादक उप संपादक के पास जब पहुंचे तो उप संपादक मुख्य रूप से देखता है, क्योंकि उप संपादक अलग अलग विभाग के अलग अलग होते हैं, यानी कि कोई खेल का है, कोई दिल्ली का है, कोई कहे का है, तो सबके अलग अलग होते हैं। वो फिर उनको अपने अपने राज्य के अनुरूप या अपने अपने विषय के अनुरूप उसकी प्राथमिकता कितनी है उसके अनुसार उसमें जो काट छाट करनी होती है उनको वो काट छाट करके आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो एक चरण होता है जिस चरण के अंतर्गत वो सूचना आप तक आसानी से पहुंच सकती है। तो वो प्रक्रिया के अंतर्गत जब फिल्टर होती है तो उसका अगला चरण संपादक के पास पहुंचती है। संपादक सारी सूचनाओं को एक बार अंतिम नजर से देखता है कि कोई ऐसी सूचना जो न जानी चाहिए वो तो नहीं जा रही, कोई ऐसी सूचना जो जानी चाहिए वो छूट तो नहीं गई। वो सारी सूचनाओं को एक बार अंतिम नजरिए से जब देखता है तो वो फिर अगली प्रक्रिया में उसको फिर छपने के लिए भेजता है। छपने से पहले एक बार फिर से फिल्टर वो चेक किया जाता है कि कहीं प्रूफ की कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई, कोई ऐसा विचार जो शब्द जहाँ तो कोई शब्द तो गलत नहीं जा रहा। तो वो अंतिम चरण में उसको एक बार फिर से देख लिया जाता है और अंतिम चरण में देखने के बाद वो सूचना आसानी से फिर वो पाठकों के पास समाचार पत्र के रूप में या अन्य रूपों में पहुंचे, यानी कि अलग अलग चैनलों का नियंत्रण गेट कीपर की भूमिका के अंतर्गत होता है। गेट कीपर एक एक चीज को देखते हैं, उसकी विषय वस्तु, समाचार की प्रकृति क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण किए बिना वो एक तरह से कोई भी समाचार पत्र समाचार को छपने के लिए नहीं भेजता। अगला सिद्धांत है हाइपोडर्मिक नीडल सिद्धांत, जिसे हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी या मैजिक बुलेट सिद्धांत भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जो बुलेट होती है, अ, गोली, यानी कि जब वो चलती है तो एकदम से फुल स्पीड पे जाती है और जो जहां उसको लगना होता है वहीं लगती है। और हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी कहने का मतलब, नीडल कहते हैं सुई को, इंजेक्शन को। तो इंजेक्शन से ही ये बना हुआ है कि इस क्योंकि एक चरण ये प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये मूल रूप से ये सिद्धांत बना था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस समय 1920 के आसपास हेरल्ड लॉसवेल ने इस सिद्धांत का निर्माण किया था। लेकिन ये सिद्धांत 1940 तक चलता रहा। इसके बारे में विचारों, इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये था कि ये लोगों को बहुत गहरे तक प्रभावित करते थे, ये थ्योरी। नीडल थ्योरी का मतलब होता है कि आप जब किसी व्यक्ति को जब कोई इंजेक्शन देती हैं तत्कालिक इलाज के लिए, मेडिसिन का इलाज टाइम लगता है, इंजेक्शन दिया तो तुरंत होता है, यानी कि आपने इंजेक्शन दे दिया तुरंत उसका असर आपको आपकी बीमारी पर पड़ जाता है। तो यहाँ ये संदर्भ आया कहाँ से था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये संदर्भ मूल रूप से अमेरिका से निकल कर आया था। अमेरिका में सामाजिक जीवन में जो संदेश जन समुदाय को तत्काल रूप से प्रभावित करने के लिए पैदा कर सकते थे, उन्हीं के संदर्भ में ये सूचना की प्रक्रिया को लेकर चलना आरंभ किया गया था। हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो भी प्रभाव पैदा करती है वो बहुत सटीक प्रभाव होता है, यानी कि तत्कालीन रूप से एकदम से सटीक प्रभाव जो समाज के लोगों तक पहुंच सकता है। आप जानते हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, हिटलर के संबंध में आपको मालूम होगा। तो हिटलर ने सारे जो मीडिया के जितने भी माध्यम थे, जनसंचार के माध्यम, उन पर अपना एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और उसका ही परिणाम था कि वो युद्ध में निरंतर विजय प्राप्त करना, क्योंकि वो अपने लोगों को बहुत गहरे तक उसका प्रभाव पैदा करता है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी घटना हुई थी पयान फंड के नाम पे। अमेरिका के इलेक्शन जो चल रहे थे और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वो चुनाव जो लड़ रहे थे, उनकी जीत की संभावना बन चुकी थी। और जो हारने वाले थे, अचानक एक पयान फंड जो एक फंड में जो घपलाबाजी हुई थी, वो घपलेबाजी वाली सूचना समाज के लोगों के सामने इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले पहुंची। और उसका प्रभाव इतना हुआ, तत्कालिक प्रभाव था, वो इतना तगड़ा प्रभाव हुआ कि मतलब एक ही पल में जो सरकार है वो अचानक बदल गई। कैसे, मतलब लोगों का समझ लो, लेकिन वो तत्काल उसका प्रभाव हुआ और वो बदला भी। लेकिन इसमें एक और चीज बात है कि वो कि इसको एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखने की कोशिश की बाद में विचार करने की। हाँ, इसके संबंध में घटना भी मतलब बहुत चर्चित घटना मानी जाती है, क्योंकि तब बहुत ज्यादा ये जनसंचार के माध्यम बहुत ज्यादा उस समय
नए नए थे, जो पुराने हुए नहीं थे। तो रेडियो जब नया नया चला था 1920 के आसपास, तो उस समय रेडियो पर एक नाटक आया था, वॉर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो युद्ध है उसके संदर्भ में। और उसमें एक काल्पनिक कहानी क्रिएट की गई थी, उसमें जो एलियन का आक्रमण हुआ। अ, नाटक बनाने वाले ने ये ध्यान नहीं रखा कि उसको नाटकीय रूप कैसे देना है। उसने जो उसको नाटक को प्रस्तुत किया, तो एक कथात्मक समाचार के रूप में से प्रस्तुत कर दिया। और लोगों ने ये मान लिया कि सचमुच में धरती पर एलियन ने आक्रमण कर लिया है। और लोग इतने डर गए कि यहाँ तक कि मतलब लोग घर छोड़कर बाहर निकल के पूरा का पूरा शहर तक खाली करना आरंभ कर दिया था। लोगों को लगने लगा कि शायद दुनिया पे बाहरी दुनिया के लोगों का आक्रमण हो चुका है, और अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, या उनका शहर खत्म होने वाला है। तो वो भय पैदा हुआ। वो बुलेट की तरह एक सूचना आई, आपको लगी, और आप इतने प्रभावित हुए कि आप उससे बच ही नहीं सके। या इंजेक्शन आपको जो दिया गया वो ऐसा दिया गया डोज कि आप तत्काल प्रभाव से उससे प्रभावित हो गए, और या तो वो ठीक हो जाना मतलब होता है, या फिर आप जानते हैं कि ठीक नहीं होगा तो उससे, जैसे आप जानते हैं कि फेसबुक पे बहुत सारे, या सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे ऐसे कंटेंट आते हैं जो आपके सामने एक बार रख दिए जाते हैं। वो कंटेंट सही है या नहीं है इसके बारे में कोई जांच नहीं करता, और आप प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित इतना ज्यादा हो जाते हैं कि आप अपना मत बदल लेते हैं किसी एक व्यक्ति के संबंध में, या किसी एक पार्टी के संबंध में, या किसी एक फिल्म के संबंध में। तो आपकी सोच पर वो निर्भर करता है। तो इसका प्रभाव तात्कालिक होता है और तुरंत होता है, और इतना सटीक होता है कि उससे बचना आसान नहीं होता। लेकिन इसके बारे में आलोचकों का ये भी मत रहा है कि सभी पर एक जैसा प्रभाव कैसे हो सकता है। कोई सूचना क्या समाज के सभी लोगों को एक जैसा प्रभावित करती है? इस पर विचार होने की आवश्यकता थी। इसी तरह से आप जानते हैं, एक अलग थ्योरी उसके बाद आई है, वो उसको मीडिया प्रभाव के रूप में इसमें सिद्धांत दिया गया। दरअसल मीडिया प्रभाव एजेंडा सेटिंग थ्योरी के लिए प्रयोग में लिया जाने लगा था। और केवल एक ही नहीं, बल्कि प्रभाव तो सभी चीजों का है। इसमें हाइपोडर्मिक लीडर थ्योरी, इसमें कल्टीवेशन थ्योरी, इसमें एजेंडा सेटिंग थ्योरी, आदि जितनी भी थ्योरीज हैं उन सबको इसमें रखा जा सकता है। क्योंकि बाकी थ्योरीज के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो अब मैं एजेंडा सेटिंग की थ्योरी के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1980 में अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव होने थे, और उस समय ये था कि अ, एक एजेंडा फिक्स कर दिया गया था कि राष्ट्रपति जीतने वाले थे, तय हो चुका था। लेकिन अचानक चुनाव से 2 दिन पहले जो ईरान के द्वारा जो अमेरिका के कुछ नागरिकों को बंधक बना दिया गया था, जिनको आसानी से छुड़वा सकते थे, लेकिन वो छुड़वाए नहीं गई। और दूसरी पार्टी ने ये बात कह दी कि देखो, हम इतने शक्तिशाली होकर भी ये काम नहीं कर सके। यानी कि एक राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली, अमेरिका जैसा देश ईरान से अपने मतलब उसको, अमेरिका के लोगों को नहीं छुड़वा पा रहा। तो एकदम से वो एजेंडा ऐसा बना कि रोनाल्ड रीगन, जो उस समय विपक्ष के कैंडिडेट थे, वो अचानक चुनाव जीत गए, और जिमी कार्टर जो राष्ट्रपति के रूप में बहुत प्रबल माने जा रहे थे, वो अचानक चुनाव हार गए। पार्टी इलेक्शन कौन से मुद्दों पर लड़े जाने के वो सारे गौण हो गए, किन मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए तो वो सब गौण हो गए। यानी कि लोगों के दिमाग में एक ऐसी बात घर कर गई, और उसी बात से वो इतने प्रभावित हो गए। लेकिन वो बात एक एजेंडा के थ्रू 2 दिन पहले ही लोगों के सामने लाई गई थी। अगर वो एजेंडा ना होता, अगर बनाया ना गया था, तो संभव ही नहीं था। मैकॉम और शॉ ने जब एजेंडा इसके थ्योरी के बारे में बातचीत की, उन्होंने कई तत्व इसके बारे में बताया कि मतलब सार्वजनिक रूप से जब आप किसी एक मुद्दे पर जब बहस कर रहे होते हैं, तो आप अपना एक मत पूरी तरह से स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोगों को प्रभावित करता है, इलेक्शन के टाइम पे खास तौर पर प्रभावित करता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ खास मुद्दों को आप ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप कुछ खास मुद्दों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मुद्दे आप लोगों के मन में, जहन में बिठा देना चाहते हैं। अगर वो बिठा देंगे, तो आप चुनाव की प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं, अपने पक्ष में समाज को लेकर चल सकते हैं। या फिर तीसरा ऐसा भी होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको आप गौण बना देते हैं, मतलब कुछ नहीं है, तो बेकार की चीज है। तो जब आप ये मत बना देते हैं लोगों के दिमाग में, तो आपको लगता है कि यार घटना तो ऐसी ही है, मतलब मत बहुत बड़ा नहीं है। या फिर एक होता है कि आप किसी खास मुद्दे को लेकर उसको जानबूझकर इतना बड़ा चढ़ा देते हैं, जो बहुत अधिक भले ही ना हो, लेकिन उसका महत्व इतना बड़ा कर देते हैं कि आप नहीं, उसको मतलब महत्व देना बंद कर देते हो। बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन आप उसको महत्व देते नहीं है, न्यूज में नहीं चल रही है, उस पर बातचीत ही नहीं करते, आप सीधा नकार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चीजें एजेंडा के तहत की जाती है। मीडिया का मतलब ही है, मीडिया लोगों के दिमाग में क्या है,
वो ये नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं क्या सोचना चाहिए, आपके दिमाग में वो भर देते हैं। और जब आपके दिमाग में ये सब चीजें भरती जाती हैं तो स्वाभाविक है उसका एक प्रभाव आप पर पड़ना पड़ना स्वाभाविक। और ये भारत में सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये सब चीजें निरंतर कहीं ना कहीं भारतीय समाज को प्रभावित करती नहीं है, भारतीय नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती नहीं है। तो ये है आपका मीडिया प्रभाव का सिद्धांत, जो जिन सिद्धांतों पर हमने अभी चर्चा की है। मुझे लगता है कि जो जनसंचार के विभिन्न मॉडल और सिद्धांतों के संबंध में जो मैंने आज आपके साथ विमर्श किया है, वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। और यदि इस संबंध में आपके मन में कोई प्रश्न है तो अभी हम 10 मिनट ओपन करते हैं कि आप अपने अपने प्रश्न हमारे सामने रख सकें, ताकि उनके बारे में हम फिर से चर्चा कर लें। और कोई बात आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं उस बात के संबंध में आपसे विचार कर लूंगा। जिन्हें पूछना हो वो अपना ऑडियो भी ऑन कर सकते हैं, और या फिर हैंड रेज ऊपर दिया हुआ है एक, आप उसे हैंड रेज करके अपना सवाल पूछने के लिए तैयार हो सकते हैं। या फिर संदेश बॉक्स अगर ओपन होगा तो आप उसमें अपना मैसेज भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना ऑडियो ऑन कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आपके प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकें। क्योंकि इस कक्षा का मकसद यही था, अंत में 15 मिनट इसलिए छोड़े जा रहे थे कि आप उन 15 मिनटों में जिन बातों को लेकर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या किसी विषय में आप कुछ पुनः फिर से आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ये 15 मिनट उसी वजह से आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। और अगर कोई प्रश्न नहीं है, मैं ये मानकर चलूंगा कि इसका मतलब आप कोई, और अगर वो आपको ये विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस पर फिर अन्य चर्चाएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा पाठ्यक्रम आपको कंप्लीट कर दिया है। और आपके पास जो सोल के नोट्स हैं वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और जो मैंने जिन मॉडल्स को आपको अभी बताया वो मैं दोबारा से एक बार आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उन मॉडल्स को समझ सकें और उन मॉडल पर आसानी से चर्चा करके चल सकें। क्योंकि वो मॉडल आपके लिए सामने होंगे चित्र के रूप में, तो आपको आसानी से वो चीज़ें समझ में आ पाने लगती हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। जी सर। धर्मवीर जी, मुझे लग रहा है कि क्लास फिर हम यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न शेष नहीं है। तो इसको यहीं पर रिकॉर्डिंग को मैं रोक रहा हूँ। और अब आप लोग चाहें तो लीव हो सकते हैं।